हेलो एवरीवन। बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर। प्लांट फिजियोलॉजी का ये चैप्टर नंबर 2 है और इसमें हम काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं जरा चैप्टर का एक ओवरव्यू बताऊंगा आपको और ये बताऊंगा कि किस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और आपने उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम लोग बेटा जो देखेंगे कि इस चैप्टर के क्या टॉपिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले इसमें बेटा एक हाइड्रोपोनिक्स के बारे में बताया गया है। एक मिनरल स्टडी करने का एक तरीका होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। तो उसके बारे में एक डिस्कशन रहेगा। फिर हम असेंशियल मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम डेफिशिएंसी सिम्टम्स पढ़ेंगे कि मिनरल की डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या होती है। रोल के बारे में पढ़ेंगे। डेफिशिएंसी सिम्टम से रिलेट करके ही मोबाइल और इमोबाइल मिनरल पढ़ेंगे। और फिर मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स ये हम पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर का एक पार्ट है जो 6 तक कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन, रोल, डेफिशिएंसी ये सारी चीजें पढ़ रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आएगा ट्रांसलोकेशन ऑफ सोल्यूट। बेटा ये भी इंक्लूड कर लेते हैं। फिर हम बेटा नाइट्रोजन वाले पार्ट पे आ जाते हैं जहां पर हम नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे और ऐसे बैक्टीरिया के नाम पढ़ेंगे जो इस साइकिल में इन्वॉल्व है। उसके बाद हम सिम्बायोटिक N2 फिक्सेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये एक टॉपिक रहेगा और एक रहेगा लास्ट टॉपिक अमीनो एसिड सिंथेसिस। इस चैप्टर में कुछ इंट्रोडक्शन जो मेरे को बताना है आपको। अगर आप मेरे से पूछो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे आएंगे, इस वाले पार्ट से। आप हर साल देखो इससे क्वेश्चन जरूर आता रोल ऑफ मिनरल से। ठीक है, सबसे डिफिकल्ट पार्ट ये है समझने को लेके, अमीनो एसिड सिंथेसिस, जो लास्ट पेज है इस चैप्टर का। अगला सवाल, क्या इस चैप्टर से एनसीईआरटी के बाहर कुछ आ रहा है? तो रीसेंट टाइम में तो नहीं आ रहा बिल्कुल भी। इवन मतलब जैसे हमने लास्ट चैप्टर में डीपीडी वगैरह डिस्कस किया था, इसमें ऐसा कुछ नहीं आता बेटा। हाँ, जो आपने ध्यान रखना है, मैं अगर बताता हूं चैप्टर के, अब स्टार्टिंग में ये भी बताता हुआ चलूंगा कि आपने क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है बेटा कि मेरे पास क्या है, कुछ ओल्ड क्वेश्चंस में डेफिशिएंसी सिम्टम्स दे रखे हैं, है ना। ओल्ड क्वेश्चंस हैं मेरे पास जिनमें डेफिशिएंसी सिम्टम्स दे रखे हैं मिनरल को रिलेट करके। तो जो डेफिशिएंसी सिम्टम पुराने वाले हैं, एक जैसे सिम्टम दे रखे हैं बेटा हमारे पास, वो पुराने कुछ सिम्टम्स दे रखे हैं ना, वो हमें नहीं करने। ये चीज बेटा हमारे ओल्ड क्वेश्चन के नहीं करने। जैसे एक है हमारे पास लिटिल लीफ डिजीज, ब्राउन हार्ट डिजीज, ऐसे प्लांट में कुछ डिजीज के नाम है, वो नहीं करने। जो एनसीईआरटी में वही करना। ये चीज समझ में आ गई? तो इसको लेके परेशान मत होना। जब बहुत पुराने प्रीवियस ईयर जाओगे 2002-3 में, वहां पर डेफिशिएंसी सिम्टम्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, पर डेफिशिएंसी सिम्टम वाला पार्ट वो नहीं करना। रिसेंट ईयर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको रोल ऑफ मिनरल से आए हैं। ठीक है, अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और आज का मैं गोल बता रहा हूं आपको क्या रहेगा। आज के गोल में हम ये सब पढ़ लेंगे बेटा, हाइड्रोपोनिक्स, असेंशियल मिनरल्स, मैक्रो एंड माइक्रो वाला पार्ट, क्रिटिकल कंसंट्रेशन, टॉक्सिसिटी, डेफिशिएंसी, इन चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गई बात? क्या पढ़ेंगे ये बता दिया आपको। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और बेटा फिर मैं रिपीट करूंगा, लॉजिकल चैप्टर है बहुत सारी चीजों को लेके, और इसके बाद से अब आपके लॉजिक बनना स्टार्ट हो जाएंगे प्लांट फिजियोलॉजी में, जहां पर आप बेसिक थिंकिंग इन्वॉल्व करेंगे कि कैसे करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बेटा, अगर एक लाइन से स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी कहती है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर के। एनसीईआरटी कहती है बेसिक नीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेम, असेंशियली सेम। मतलब एनसीईआरटी कहती है इस लाइन को कि बेसिक नीड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर असेंशियली सेम। इसका क्या मतलब हुआ कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड कार्बोहाइड्रेट, है ना, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, इनकी जरूरत पड़ती है ना। न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, इनकी जरूरत सभी तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म को पड़ती है। आप समझो इस बात को। तो ये चैप्टर ये बोल रहा है, देखो चैप्टर का इंट्रोडक्शन ये है। चैप्टर में सबसे पहली लाइन ही है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उनकी एक बेसिक नीड सेम है। सभी को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, इन चीजों की जरूरत पड़ती है। अब ये चैप्टर किस बात से डील करता है?
ये चैप्टर प्लांट के इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन से डील करेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, दिस चैप्टर डील विद इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट। अब आपको अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बनाना है कि यार इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन क्या होता है। जरा समझना मेरी बात को। ये चैप्टर प्लांट के इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन से डील करेगा और आपको अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट लेके जाना है, व्हाट इज इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन। ध्यान से समझना, मैं आपको समझाता हूं। देखो, हम क्या करते हैं, हम हेट्रोट्रॉफ हैं, हम कहीं ना कहीं प्लांट पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड है। प्लांट क्या करता है, अगर आप ध्यान से देखो, मैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन का मतलब समझाना चाह रहा हूं। प्लांट बाहर से अगर कोई भी चीज लेता है, चाहे वो आयंस की फॉर्म में हो, जैसे Na ले रहा हो, बाहर से पानी ले रहा हो, CO2 ले रहा हो, ये सब इनऑर्गेनिक फॉर्म होती है जो प्लांट ऑब्टेन करता है। ठीक है, हम जो है बेटा बाहर से ऑर्गेनिक फॉर्म लेते हैं। तो ये चैप्टर प्लांट के इनऑर्गेनिक फॉर्म को बात करता है। तो व्हाट इज इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन मींस, प्लांट जो है, प्लांट ऑब्टेन करता है, ऑब्टेन एवरीथिंग फ्रॉम आउटसाइड, एवरीथिंग, चाहे वो गैस की फॉर्म ले ले, फ्रॉम आउटसाइड, किस फॉर्म में, किस फॉर्म में, इनऑर्गेनिक फॉर्म, है ना। किस फॉर्म में लेता है, इनऑर्गेनिक फॉर्म में लेता है। ठीक है, अब जरा इस बात को समझते हैं कि हमने इस चैप्टर का नाम इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन क्यों नहीं रखा, वाई इसका नाम मिनरल न्यूट्रिशन रखा, ऐसा क्या था। तो जरा दिमाग लगाते हैं। दिमाग हम लगाएंगे बेटा ऐसे कि जब मैं कोई प्लांट ड्रॉ करता हूं, ध्यान देना बेटा, जब मैं कोई प्लांट ड्रॉ करता हूं तो मेरे पास ये मान लो उसकी रूट वगैरह है। ठीक है, तो मैं ये देखना चाह रहा हूं कि प्लांट में मेरे पास CO2, ठीक है, और यहां से पानी एंटर करता है। मैं रिपीट करूंगा, इस बात को समझना। CO2 और पानी मिलके प्लांट को मुझे 3 न्यूट्रिएंट्स देता है, कार्बन देता है, ऑक्सीजन देता है और हाइड्रोजन देता है। रिपीट करूंगा इस बात को, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का सोर्स मेरे पास CO2 और पानी है। बाकी सभी तरह की चीजें, सोडियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, उसको रूट से लेना पड़ता है। तो इसका मतलब ये हो गया, उसका मतलब ये हो गया, एक्सेप्ट कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, एवरीथिंग या एवरी न्यूट्रिएंट, मैं एवरीथिंग ना लिख के लिख सकता हूं, एवरी न्यूट्रिएंट प्लांट, देखो पानी भी रूट से जाता है, पर पानी जो है अलग हम सेंस में बात कर रहे हैं। पानी असल में रूट से तो जा रहा है, पर पानी जो है लिक्विड की फॉर्म में जा रहा है, ऐसा नहीं कि आयनाइज होके जा रहा है। तो एवरी न्यूट्रिएंट हमारे पास, आप देखें ध्यान से, है ना, हम हर एक न्यूट्रिएंट की बात कर रहे हैं। एवरी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब इन फॉर्म ऑफ आयंस फ्रॉम रूट। इसका मतलब चैप्टर का नाम मिनरल न्यूट्रिशन क्यों है, आप ये समझो। चैप्टर का नाम मिनरल न्यूट्रिशन इसलिए है कि इन तीनों को छोड़ के बाकी सभी चीजें प्लांट मिनरल के रूप में सॉइल से निकालता है। तो फ्रॉम रूट सही है, किससे लेता है, एब्जॉर्ब इन फॉर्म ऑफ आयन फ्रॉम सॉइल थ्रू रूट, है ना। ये चीज समझ पा रहे हो, इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है हमारे पास, मिनरल न्यूट्रिशन। तो मैं आपको क्या समझा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हमने ये देखा है कि प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सब में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन चाहिए। हमने ये भी देखा कि जब हम बात करते हैं प्लांट के लिए तो हमारा फोकस इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन पे होता है। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन में क्या फर्क है, अगर आप ध्यान से सोचो, अगर आप दिमाग लगाओ, हम बाहर से स्टार्च खाते हैं, हम एक तरीके से ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन लेते हैं। प्लांट ऑटोट्रॉफ हैं, इसका मतलब वो इनऑर्गेनिक चीज लेकर ऑर्गेनिक फॉर्म करते हैं। तो कहीं ना कहीं प्लांट का जो न्यूट्रिशन है वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन है। अब इस इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या होता है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन का मीनिंग होता है प्लांट सभी कुछ इनऑर्गेनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। अब हम ये कहते हैं कि प्लांट का ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन किसके थ्रू है, हम कहेंगे रूट के थ्रू है, सॉइल से लेता है, तो एक तरीके से मिनरल की फॉर्म में लेता है। तो हम इस चीज को बिल्कुल कहते हैं इन फॉर्म ऑफ आयन फ्रॉम सॉइल इन थ्रू रूट। सो हम ये बोलेंगे, सो प्लांट एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द आयंस
इन फॉर्म ऑफ मिनरल्स, क्योंकि वो कैसे ले रहा है, सॉइल से मिनरल के रूप में ले रहा है। आप समझो इस चीज को। तो हम यहां पर चैप्टर में जो डील करने वाले हैं, इस चैप्टर का नाम मिनरल न्यूट्रिशन इसीलिए है क्योंकि ये इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन से डील करेगा। और इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, मिनरल न्यूट्रिशन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन? अगर हम कुछ चीजों को छोड़ दें, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लांट रूट से लेता है और सॉइल से लेता है, तो सॉइल से एक तरीके से वो मिनरल्स ले रहा है, क्योंकि सॉइल इज अ सोर्स ऑफ मिनरल्स, वहां से वो मिनरल की फॉर्म में ले रहा है। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, इस चैप्टर को में प्लांट को जो पढ़ रहे हैं हम लोग, मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ते हैं। दूसरा, हम इसमें क्या पढ़ेंगे, जो भी मिनरल्स वो ले रहा है ना, वो कौन से मिनरल ले रहा है, कितनी कंसंट्रेशन में चाहिए। तो जो स्टडी रहेगी इस चैप्टर में, समझना इस बात को बेटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट, ध्यान से सुने बेटा, प्लांट का मेनली न्यूट्रिशन कैसा है, मैं रिपीट कर रहा हूं इसलिए ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठने लगे। मेनली न्यूट्रिशन इज इनऑर्गेनिक। मेनली न्यूट्रिशन मेरे पास क्या है बेटा, इनऑर्गेनिक है। और वो कैसे, कहां से लेता है बेटा, मेनली प्लांट का जो ओनली न्यूट्रिशन लिख देते हैं, मेनली नहीं लिखते, प्लांट न्यूट्रिशन जो है मेरे पास इनऑर्गेनिक है ना। और इनऑर्गेनिक जो है वो कहां से होता है, फ्रॉम सॉइल होता है, इसीलिए सो इट इज मिनरल न्यूट्रिशन। कैसा होगा, मिनरल न्यूट्रिशन होगा। और हम यहां क्या करेंगे बेटा, इन दिस चैप्टर हम मिनरल स्टडी करेंगे। तो इन दिस चैप्टर हम जो पढ़ने वाले हैं, हम क्या पढ़ेंगे, मिनरल स्टडी करेंगे। तो मिनरल स्टडी का क्या मतलब हुआ, हम कहीं ना कहीं मिनरल की कंसंट्रेशन पे बात करेंगे कि कितनी कंसंट्रेशन में चाहिए कौन सा मिनरल। हम टाइप की बात कर सकते हैं, हम उसके रोल की बात कर सकते हैं, टाइप ऑफ मिनरल की बात कर सकते हैं, हम कहीं ना कहीं रोल ऑफ मिनरल की बात भी कर सकते हैं। आप समझ पा रहे हो, हम कहीं ना कहीं टाइप की बात करेंगे, रोल की बात कर लेंगे, कंसंट्रेशन की बात कर लेंगे, उसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात कर लेंगे। आप समझ रहे हैं, डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात कर लेंगे, है ना। ये चीज समझ पा रहे हो। तो ये सब को हम क्या बोलते हैं, मिनरल स्टडी कहते हैं। ये सब को हम क्या बोलते हैं बेटा, मिनरल स्टडी कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग मिनरल स्टडी करने वाले हैं, और मिनरल स्टडी कैसे करेंगे उसको हमें देखना है। पर आपको एक बेसिक आइडिया यहां से लग गया होगा कि ये चैप्टर क्या है। आप देख सकते हो, एनसीईआरटी कहती है द बेसिक नीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर एसेंशियली सेम। सभी तरह के जीवित लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक नीड सेम है। दे रिक्वायर मैक्रोमोलिक्यूल सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, है ना। सबको ये मैक्रोमोलिक्यूल तो चाहिए। किस लिए चाहिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। आप समझ रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी ही, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए सभी चीजों की जरूरत होगी। प्लांट खुद बनाएगा मैक्सिमम चीजें, हम इनडायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड है। दिस चैप्टर फोकसेस मेनली ऑन इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन। कई बार बेटा हम लोग चैप्टर जब स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग की कुछ लाइनें छोड़ के चलते हैं, पर बहुत सारे केसेस में स्टार्टिंग की लाइनें चैप्टर का पेस, चैप्टर को देखने का नजरिया ये तय करता है। अगर आप चैप्टर को देखने का एक नजरिया बना लेते हैं तो चैप्टर आसान हो जाता है कि मुझे किस डायरेक्शन में सोचना है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि चैप्टर का जो स्टार्टिंग का पॉइंट है, जो हमें नजरिया देगा। दूसरा, लास्ट का जो चीज होती है, जैसे आप अगर देखो ह्यूमन फिजियोलॉजी में डिसऑर्डर्स होते हैं या और भी चीजें होती हैं। कई बार क्या होता है, चैप्टर खत्म हो रहा होता है, हम छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। ऐसा लगता है यार आप खत्म करते हैं फटाफट से, तो वहां से बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बच्चे को, ये एग्जामिनर को भी पता रहता है कि यार ये बच्चे क्या करेंगे, है ना। ठीक है, तो ये चीज समझ आ गई। तो ध्यान रखना हमने दोनों पे। वेयर यू विल स्टडी द मेथड, आप क्या पढ़ोगे, आप क्या पढ़ने वाले हो इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन में, आप पढ़ोगे एलिमेंट असेंशियल टू ग्रोथ। कौन सा एलिमेंट जरूरी है ग्रोथ के लिए, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ोगे। क्राइटेरिया पढ़ोगे कि कैसे हम देखेंगे वो जरूरी है। उसके रोल के बारे में पढ़ोगे। आप देखोगे सिम्टम्स के बारे में, कैसे एब्जॉर्ब होता है। तो ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं बेटा। आप देख रहे हो, हमने लिखा है कंसंट्रेशन लिखा है, हम क्राइटेरिया लिख सकते हैं, है ना, हम एब्जॉर्प्शन लिख सकते हैं। ये सब कुछ हम लोग स्टडी करेंगे, है ना, जिसे हम कहते हैं मिनरल स्टडी। तो अभी तक आपके दिमाग में आ गया, ये चैप्टर इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में है। और ज्यादातर जो एलिमेंट्स हैं या ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल से लिए जाते हैं, इसलिए इसे हम मिनरल न्यूट्रिशन बोलेंगे चैप्टर को। और यहां पर हम मिनरल की स्टडी करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि मिनरल की स्टडी करोगे कैसे।
कहेंगे भाई मिनरल की स्टडी करेंगे। अब मिनरल मिल कहां रहे हैं, आप कह रहे हो सॉइल में। तो सवाल ये उठता है हाउ डू वी स्टडी मिनरल मतलब रिक्वायरमेंट, या हम मिनरल्स की स्टडी करने कैसे वाले हैं। आप समझो ध्यान से, मैं अगर आपसे पूछूं हाउ विल वी स्टडी, किस तरीके से हम स्टडी करेंगे, ध्यान से सुने। अब हम आपको लिख रहे हैं स्टडी ऑफ मिनरल्स। अब ये टॉपिक कहेगा भाई स्टडी ऑफ मिनरल्स करेंगे। मैं पूछ रहा हूं कैसे करोगे, बताओ किस तरीके से करोगे। आप कहोगे भाई देखो मिनरल्स कहां मिलते हैं, मैं आपसे पूछता हूं, आप कहोगे कि यार मिनरल जो है ना, मिनरल सॉइल में मिलते हैं, मिनरल फाउंड इन सॉइल, मुझे सॉइल में मिलते हैं। सो वी ट्राई टू स्टडी मिनरल इन सॉइल। ठीक है, हम क्या करेंगे, सॉइल में मिनरल को पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ना है मुझे, क्या स्टडी करनी है बेटा, स्टडी करनी है मुझे क्या क्या चीजें। पहला, मुझे उसकी कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ना है, मुझे उसके रोल के बारे में पढ़ना है, मुझे सिम्टम के बारे में पढ़ना है। तो मैं कहा ठीक है भाई मिनरल हम सॉइल में पढ़ेंगे। पर मेरा यह सवाल है क्या सॉइल में मिनरल को पढ़ पाना पॉसिबल है, क्योंकि आप किसी भी मिनरल को कैसे पढ़ोगे, सुनना ध्यान से देखना बेटा। मेरे पास मान लो ये देखो हाउ वी स्टडी, तो मैं इस चीज को जरा कैसे बता रहा हूं, यहां देखो बेटा, हाउ वी स्टडी मिनरल, किस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, हाउ वी स्टडी मिनरल, पढ़ने का तरीका समझो, किस तरीके से आप पढ़ोगे। आपके पास मान लो ये प्लांट है, ठीक है, ये इसकी रूट है, आपको मान लो सॉइल में स्टडी करना है, समझ रहे हैं इस चीज को। तो सॉइल में पढ़ने के लिए तरीका यह है कि मान लो आपको सोडियम के बारे में पढ़ना है, तो आप सबसे पहले क्या करो, किसी तरीके से सोडियम को सॉइल में से गायब करो। समझो ध्यान से, हाउ वी स्टडी। तो आप क्या करो, आप स्टडी करने के लिए सबसे पहले क्या करो, रिमूव दैट मिनरल फ्रॉम सॉइल। उससे क्या होगा, कैसे पढ़ोगे बता रहा हूं, उससे होगा क्या, उससे कुछ सिम्टम आएंगे, उससे क्या आएंगे, कुछ सिम्टम अराइज होंगे। तो उस सिम्टम को उस मिनरल से रिलेट करोगे, पहला तो ये हो गया, सिम्टम अराइज होंगे। अब क्या करो, नाउ क्या करो, ऐड या नाउ क्या करो आप, ये दोबारा से नाउ रिटर्न दैट मिनरल, उसको वापसी लाओ, दैट मिनरल इन सॉइल, उस मिनरल को आप किस में लाओ, सॉइल में वापसी लाओ। अब देखना मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि सॉइल में मिनरल पढ़ोगे कैसे। आपके पास कंसंट्रेशन पढ़नी है, आपने रोल पढ़ना है, आपने सिम्टम पढ़ना है। मैंने कहा देखो भाई मिनरल तो रूट में मिलते हैं, रूट एब्जॉर्ब करती है, और सॉइल में मिलते हैं, तो क्यों ना सॉइल में पढ़ा जाए। पर दिक्कत यह है, इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टडी मिनरल इन सॉइल, क्योंकि मिनरल पढ़ने का तरीका यही होता है कि आप किसी मिनरल को कंप्लीटली सॉइल से हटाओ, उसकी कमी की वजह से कुछ सिम्टम आएंगे, उस सिम्टम को उस मिनरल के रोल से रिलेट करो। दूसरा आप क्या करो, मिनरल ऐड करो, जिस कंसंट्रेशन में वो सिम्टम खत्म हो जाएगा वो कंसंट्रेशन मिनिमम मिनरल की चाहिए होगी सॉइल में। तो कहीं ना कहीं मिनरल को पढ़ने का तरीका क्या होता है कि आप सॉइल में पढ़ो, पर पॉसिबल नहीं है सॉइल में पढ़ना। रीजन है उसके कुछ, सोडियम को 100% सॉइल से हटा पाऊं ये मुश्किल है, किसी भी मिनरल को 100% सॉइल में से हटा पाना नामुमकिन काम है। दूसरा, आप सोच रहे हो कि मैंने सोडियम हटाया है, पर रूट में किसी पैथोजन की वजह से डिजीज हो रखी है, आप रिलेट ही नहीं कर पाओगे कि ये मिनरल की कमी से हो रहा है कि कोई यहां पे वॉर्म है। जैसे बहुत सारे निमेटोड हमारे पास रूट, निमेटोड क्या होते हैं, वॉर्म, रूट में रहते हैं। तो आपको मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आपसे कोई पूछे कि स्टडी ऑफ मिनरल इज इट पॉसिबल टू स्टडी इन सॉइल, क्या सॉइल में पढ़ना पॉसिबल है मिनरल को, मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं। आप कहोगे नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। कैसे पढ़ते हैं देखो, हाउ वी स्टडी मिनरल, एक मेथड बता रहा हूं। मिनरल को हटा दो, सिम्टम आएगा, नाउ रिटर्न दैट मिनरल इन सॉइल, और सिम्टम डिसअपीयर हो जाएगा, और उस सिम्टम से आप क्या करोगे, उस मिनरल को रिलेट कर लोगे। यह तरीका होता है। बट क्या है बेटा, बट इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टडी मिनरल इन सॉइल। उसके कुछ रीजन बता रहा हूं। मिनरल को सॉइल में पढ़ पाना लगभग नामुमकिन काम है।
पहला रीजन बता रहा हूं बेटा, रीजन इट इज इम्पॉसिबल टू रिमूव एनी मिनरल 100%। किसी भी मिनरल को 100% निकालना सॉइल से, एनी मिनरल 100%, एनी मिनरल 100%, किसी भी मिनरल को 100% सॉइल में से निकाल पाना मुश्किल काम है। सेकंड क्या होगा, आप समझो ध्यान से, इट इज इंपॉसिबल टू रिमूव एनी मिनरल 100% फ्रॉम सॉइल। सॉइल में सब पैथोजन भी होते हैं, सम पैथोजन, तो आप बता नहीं पाओगे कि ये किससे रिलेट हो रहा है, ऑल्सो प्रेजेंट। तो आपको ये समझ में आएगा बेटा। देखो आपको क्या करना है, आपको समझना है कि मिनरल को हम सॉइल में पढ़ना तो चाहते हैं पर पढ़ नहीं सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते? क्योंकि एक दिक्कत यह है कि किसी भी मिनरल को आप सॉइल में से 100% निकाल पाओ मुश्किल है। हो सकता है आप सोच रहे हो ये इस मिनरल की कमी से हो रहा है, पर वहां पर कोई डिजीज हो तो आप रिलेट नहीं कर पाओगे। और मिनरल पढ़ना कैसे होता है, आप सॉइल में से किसी मिनरल को हटाओ, रिलेट कर लो। जब ये बात मुझे समझ आ गई कि मिनरल को सॉइल में नहीं पढ़ सकते, अब कैसे पढ़े? अब एक टेक्निक आती है जिसकी मदद से आप मिनरल को सॉइल में, मतलब मिनरल की स्टडी कर सकते हैं। उस टेक्निक का नाम है हाइड्रोपोनिक्स। तो हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी टेक्निक है जो मिनरल स्टडी में हेल्प करेगी। हम डायरेक्टली हाइड्रोपोनिक्स पढ़ते हैं, हमें इसका सिग्निफिकेंस समझ नहीं आता। हाइड्रोपोनिक्स क्या थी? एक टेक्निक थी, मैं आपको बताता हूं ध्यान से। हुआ क्या था, क्या स्टोरी है। तो हाइड्रोपोनिक्स क्या है बेटा? हाइड्रोपोनिक्स एक टेक्निक है, टेक्निक जिसको हम यूज करते हैं, यूज टू स्टडी मिनरल, है ना। हम क्या करते हैं, मिनरल को स्टडी करने के लिए हाइड्रोपोनिक्स की टेक्निक यूज करते हैं, है ना, स्टडी मिनरल। तो मिनरल को पढ़ने के लिए हम हाइड्रोपोनिक्स यूज करते हैं। अब क्या है हाइड्रोपोनिक, हाइड्रोपोनिक क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो हुआ क्या था, पहले पूरी बात समझो। 1860 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम वॉन सैक था। वॉन सैक ने क्या किया, वॉन सैक ने कहा इट इज पॉसिबल टू ग्रो प्लांट टिल मैच्योरिटी, मैच्योरिटी तक प्लांट को ग्रो करना पॉसिबल है इन डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में, डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में। मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनो आप। मतलब मैंने ये कहना चाह रहा हूं कि 1860 में एक साइंटिस्ट थे वॉन सैक। वॉन सैक का दो जगह नाम आएगा, फोटोसिंथेसिस में भी आएगा यहां के अलावा। देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन बनाया। मतलब उन्होंने डिफरेंट टाइप के मिनरल्स डालकर एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन बनाया, एक आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन बनाया। उन्होंने बोला आर्टिफिशियल सॉल्यूशन बनाया न्यूट्रिएंट का, या मिनरल सॉल्यूशन बनाया, मिनरल सॉल्यूशन बनाया। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि हम क्या कर सकते हैं, प्लांट को इस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में, प्लांट को इस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में ग्रो कर सकते हैं टिल मैच्योरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैच्योरिटी वाली बात। मैच्योरिटी का मतलब है प्लांट सिर्फ ग्रो नहीं करेगा, ग्रोथ के साथ उसमें फ्लावर्स भी आ सकते हैं, फ्रूट भी बना सकता है, ये सब कुछ कर सकते हैं। तो 1860 में जो एक साइंटिस्ट थे वॉन सैक, उन्होंने बोला या डेवलप किया एक ऐसा न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन जिसमें प्लांट को मैच्योरिटी तक ग्रो कर सकते हैं। इसका मतलब मेरे पास सॉइल के अलावा एक सिस्टम आ गया जिसमें आप मिनरल स्टडी कर सकते हो। हाइड्रोपोनिक्स जैसे ही डिस्कवर हुआ उसके बाद हमारे पास डिफरेंट मतलब अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट सॉल्यूशंस आ गए जिसमें मिनरल्स की डिफरेंट कंसंट्रेशन थी, अलग अलग तरीके आ गए इस प्रोसेस के। तो इसमें बड़ी सुधार हुआ। तो इसने एक सिंपल, वॉन सैक ने सिंपल सी बात ये बोली कि हम प्लांट को आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में ग्रो कर सकते हैं, जिसे हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। तो अगर मुझे हाइड्रोपोनिक्स को डिफाइन करना हो, हाइड्रोपोनिक्स को डिफाइन करना हो तो मैं लिखता हूं हाइड्रोपोनिक्स इज, डेफिनेशन की बात कर रहा हूं बेटा, डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोपोनिक, इट इज सॉइललेस कल्चर ऑफ प्लांट, है ना। इट इज सॉइललेस, बिना सॉइल के, इट इज सॉइललेस, क्योंकि हम मिनरल सॉल्यूशन में कर रहे हैं। सॉइललेस कल्चर, कल्चर का मतलब होता है ग्रोथ, कल्चर ऑफ प्लांट किसमें कर रहे हैं, इन आर्टिफिशियल या डिफाइंड मिनरल सॉल्यूशन, इन आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में। आपने एक आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन बनाया है
उसमें अगर आप प्लांट को ग्रो कर रहे हैं उसे हाइड्रोपोनिक कह रहे हैं। तो 1860 में भाई मोन्सैक ने बता दिया कि एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें आप ग्रो कर सकते हो। इसके बाद क्या हुआ, आफ्टर दैट बड़े सारे सॉल्यूशन आ गए। आफ्टर दैट different scientists develop different methods, है ना, develop different न्यूट्रिएंट सॉल्यूशंस, है ना, अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन बनाए, है ना, अलग अलग टाइप के क्या बनाए बेटा, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन बनाए, है ना, उन्होंने अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन और मेथड्स बनाए। तो पहले कहा एक बेसिक हाइड्रोपोनिक समझते हैं होता क्या है, आप समझो ध्यान से। हमने मिनरल की स्टडी को करना है तो उसके लिए मुझे एक सिस्टम मिल गया जिसे मैंने हाइड्रोपोनिक बोला। हाइड्रोपोनिक में क्या होता है, बिना मिट्टी के प्लांट को ग्रो करते हैं, हम उसमें सारे मिनरल्स डालते हैं, तो एक तरीके से मैं एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन में, जिसे हम न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन बोलेंगे, वहां ग्रो कर सकते हैं। इसमें हर एक मिनरल की एक डिफाइंड कंसंट्रेशन होती है, इसलिए हम कह रहे हैं एक डिफाइंड कंसंट्रेशन का मिनरल सॉल्यूशन हमने बनाया, उसे हमने हाइड्रोपोनिक बोला। इसको बनाने में इन्हें काफी ईयर लगे होंगे क्योंकि किसी मिनरल को हटाना, ऐड करना। जब इन्होंने देखा कि मैं प्लांट को सक्सेसफुली फुल मैच्योरिटी तक ग्रो कर सकता हूं, इसका मतलब इट इज पॉसिबल, सॉइल कंपलसरी नहीं है, हम ऐसे भी कर सकते हैं। जब आप एक सिस्टम बना लोगे, आप इसके थ्रू आप डिफरेंट मिनरल्स की स्टडी कर पाओगे। तो इसके बाद से 1860 के बाद एक रास्ता खुल गया कि कैसे आप मिनरल की स्टडी करोगे। क्लियर होगी बात बेटा? मैं आपका बैकग्राउंड बना रहा हूं चैप्टर के लिए, आप कैसे मूव करेंगे। अब फटाफट से आओ, इसका मतलब ये हो गया, एक बेसिक हाइड्रोपोनिक समझते हैं। एक बेसिक हाइड्रोपोनिक क्या होता है उसको समझते हैं बेटा। बेसिक हाइड्रोपोनिक ध्यान से देखना, जो एनसीईआरटी ने डायग्राम भी दिया उसको भी देखेंगे हम। एक बेसिक हाइड्रोपोनिक कुछ ऐसा होता है, मेरे पास एक कंटेनर ले लो, ठीक है, इस कंटेनर में ध्यान देना बेटा, इस कंटेनर में मुझे सपोर्ट देना पड़ेगा प्लांट को। ऐसे इस तरीके से मैंने प्लांट को सपोर्ट दिया हुआ है। यहां मैंने हो सकता है कॉटन लगा रखी हो, यहां मैंने ऐसे कॉटन लगा रखा हो ताकि प्लांट को जगह मिले थोड़ा सा ग्रो करने की, उसकी थिकनेस बढ़े, और उसमें मैंने यहां पर प्लांट लगा रखा है। ये मैंने इसमें प्लांट डाला हुआ है, ऐसे देखो, ये मैंने यहां पर ऐसे प्लांट डाला हुआ है। अब देखो इसकी रूट है, दिस इज रूट, और ये मेरे पास प्लांट, ठीक है, दिस इज प्लांट। ये न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है, ठीक है। इसमें मैंने क्या भरा हुआ है, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, दिस इज न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। यहां पर मेरे पास न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है। अब एक चीज और होती है, हमें यह पता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन बेटा, सॉइल तो एक बहुत बड़ा रिजर्वायर होता है, मुझे यह पता है कि मुझे लगातार न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन को सप्लाई भी करना पड़ेगा बाहर से, क्योंकि कोई ना कोई मिनरल कम होता जाएगा, तो मुझे बाहर से सप्लाई करनी है। तो ये सप्लाई हो गई, है ना, ये सप्लाई हो गई कहां से, फ्रॉम आउटसाइड। किसकी सप्लाई कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन की, बाहर से सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि ये छोटा सिस्टम है ना न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। आप समझ रहे हो इस चीज को? दूसरा बेटा हम क्या करते हैं, ये मेरे पास जो ये है, ये जो मेरे पास है, ये मेरे पास वही मतलब मिनरल सॉल्यूशन या न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है। अब मैं एक चीज आपको पढ़ाई थी लास्ट क्लास में, लेक्चर में, चैप्टर में, ये पढ़ाया है मैंने आपको कि भाई रूट बिना ऑक्सीजन के जिंदा नहीं रह सकती, क्योंकि उसको पानी और मिनरल एब्जॉर्ब करना है। इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लगातार इसमें एयर भरनी पड़ेगी। एयर भरने के लिए मैं क्या करूंगा, देखना बेटा, एयर भरने के लिए मैं एक पाइप का सिस्टम लगाऊंगा ऐसे बाहर से, इस तरीके से, और यहां से मैं एयर डालूंगा। एयर डालने से क्या होगा, आप समझ रहे हैं इस बात को? लगातार मैं यहां से एयर बबल करता रहूंगा जो रूट को मिलती रहेगी, ठीक है। तो एक बेसिक हाइड्रोपोनिक्स में आप कैसे बनाते हैं वो देखो जरा। बेसिक हाइड्रोपोनिक, सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, डिस्टिल वाटर ले लो। डिस्टिल वाटर मतलब कोई मिनरल नहीं है, उसमें आप क्या करो, मिनरल्स ऐड कर दो, है ना। आपने क्या कर दिए, मिनरल्स ऐड कर दिए, तो इसको मिला के आपके पास मिनरल सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। आपने मिनरल ऐड करके मिनरल सॉल्यूशन बना दिया। दूसरा, आपको ऑक्सीजन चाहिए। तीसरा, आपको मिनरल सॉल्यूशन की सप्लाई चाहिए। ये एक बेसिक सेटअप है, मिनरल सॉल्यूशन की सप्लाई आपको देनी पड़ेगी। ये एक बेसिक सेटअप है हाइड्रोपोनिक का जो आपको पता होना चाहिए। एयर क्यों चाहिए मैंने आपको बता दिया। एयर का रोल क्या है बेटा, एयर मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किसको चाहिए, रिक्वायर बाय रूट। किसको चाहिए होती है, रिक्वायर बाय रूट। ये रूट को चाहिए होती है ना, ऑक्सीजन किसको चाहिए होती है, रूट को चाहिए होती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। तो मुझे ऑक्सीजन रूट को देनी, एक बेसिक सेटअप हाइड्रोपोनिक का हो गया।
अब इसको मैं कमर्शियली भी यूज कर सकता हूं। कमर्शियली कुछ ये ऐसा होता है, ध्यान से देखें बेटा, कमर्शियली कैसा होता है एक बार समझने की कोशिश करना। मेरे पास ये मिनरल सॉल्यूशन है ना, ये एक तरीके से आपका पानी प्लस न्यूट्रिएंट मैंने यहां डाला हुआ है। ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, ये डाला हुआ है। अब मैं यहां से इसको सप्लाई कर रहा हूं ऐसे ऊपर वाले चैम्बर में, और यहां पर इन प्लांट्स की रूट इस सॉल्यूशन में डूबी हुई हैं, रूट्स यहां सॉल्यूशन में डूबी हुई है। तो ये पानी जो मिनरल सॉल्यूशन है रूट को वॉश करके ऐसे जा रहा है। देखो पानी को सर्कुलेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक जगह रोका हुआ पानी रूट खराब हो जाएगी, सड़ जाएगी। रीजन होता है क्योंकि वहां आसपास का मिनरल खत्म हो जाएगा या ऑक्सीजन डिप्लीट कर जाएगी। तो पानी का सर्कुलेशन बहुत जरूरी है, चलता हुआ पानी जरूरी होता है। तो ये ऐसे यहां से सर्कुलेट करना है। तो इसका मतलब मैंने यहां पर क्या लगा रखा है, ये पंप लगा रखा है। ये क्या लगा रखा है, पंप लगा रखा है, ठीक है, ये पंप लगा रखा है। दूसरा मैंने क्या किया हुआ है, यहां से मैं एयर बबल कर रहा हूं। तो ये मेरे पास क्या होगा, एयर के लिए मेरे पास होगा, एयर के लिए। आपने अगर किसी ने एक्वेरियम देखा है, जहां पे वो एक्वेरियम पता है जहां मछली रखते हैं, वहां पर एक स्टोन होता है, उस स्टोन में से बबल निकलते हैं, ऐसे ही इसमें कुछ कर रखा होता है, मतलब पंप लगा रखा है, यहां से ऑक्सीजन निकल रही है। तो ये ऑक्सीजन के लिए बेटा, दिस इज फॉर ऑक्सीजन। तो ये देखो ऐसे जाके घूम के आ रहा है, आपको समझ आ रहा है ये चीज, ठीक है। टाइमर इसलिए लगा रखा होता है बेटा, टाइमर इसलिए लगाते हैं कि इसको 24 घंटे चलाने की जरूरत नहीं होती। ये गया आधे घंटे में ऑन होता रहता है, मान लो आधे घंटे ऑफ आधे घंटे ऑन, और ये वॉश करके ऐसे आता रहता है। ये हमारे पास एक हाइड्रोपोनिक का सेटअप है। और आपकी एनसीईआरटी ने जो डायग्राम्स दिए हैं, देखो एक ये डायग्राम है, अगर आप देखो इस डायग्राम में भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां से न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन जा रहा है इस पाइप में नीचे जो है, और वो यहां से जाकर अब रूट को वॉश कर रहा है। आप देख रहे हैं इसने दिखाया यहां पर, ये रूट को वॉश करके निकल रहा है, रूट को वॉश करके दोबारा इस कंटेनर में गिर रहा है, और फिर यहां से ये वापसी जा रहा है ऐसे। ये नीचे पाइप लगा हुआ बेटा इसमें, है ना, नीचे पाइप लगा हुआ, ये ऊपर वाले पाइप में जा रहा है, और वहां पर रूट को वॉश करके, और साथ में यहां पंप से इसको कर रहा है, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई भी मुझे देनी पड़ेगी। और ये वो बेसिक सेटअप है जो आपकी एनसीईआरटी ने दिखाया, मैं इसको दिखाऊंगा अभी आपको, ये वाला ये एक बेसिक सेटअप है, देख लो यहां पे, ये वही बेसिक सेटअप है। ये एरिएटिंग ट्यूब है, यहां से ऑक्सीजन एयर डाल रहे हैं बस, और यहां से सप्लाई देते रहेंगे, कॉटन का सपोर्ट देंगे ताकि स्टेम की थिकनेस आ सके। और यहां पर मेरे पास ये न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है। ये वो बेसिक सेटअप, बिल्कुल बेसिक टाइप का सेटअप है, और ये एडवांस था थोड़ा सा, जिसमें कई प्लांट आप लगा सकते हैं। तो अब हम यहां पर क्या देखेंगे, हाइड्रोपोनिक की कोई एडवांटेज है क्या, मतलब हम किस लिए करते हैं। तो देखो हाइड्रोपोनिक किस लिए करा बेटा, देखो हुआ क्या, हमारे पास क्या हुआ, हाइड्रोपोनिक यूज्ड टू स्टडी मिनरल्स, उससे मिनरल की स्टडी की गई। क्या स्टडी किया गया वो सुन लो ध्यान से। स्टडी क्या किया गया, सबसे पहले हमने क्या स्टडी किया, हमने क्या किया, सुनना ध्यान से। हमने क्या किया, कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल निकाली। कंसंट्रेशन, मान लो सोडियम कितनी कंसंट्रेशन में चाहिए, तो कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल क्या करी हमने क्या करी, फाइंड आउट किया। कैसे किया जरा देखना ध्यान से, कैसे किया। हमने क्या किया, हमने वंस सोडियम को रिमूव कर दिया, Na+ को क्या किया, रिमूव किया पूरी तरीके से। सोडियम को मैंने क्या किया बेटा, कंप्लीटली, आप समझे, वंस Na+ को मैंने कंप्लीटली क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। मैंने एक बार Na+ को पूरी तरह से हटा दिया। फिर क्या किया, फिर उससे क्या आ गए, सिम्टम आ गए, क्योंकि देखो सॉइल में से तो कम नहीं कर नहीं सकते, सिम्टम आए। फिर मैंने Na ऐड किया, फिर मैंने क्या किया, Na ऐड किया। तो जिस कंसंट्रेशन पे, कंसंट्रेशन एट विच सिम्टम डिसअपीयर, जब ये सिम्टम चले गए तो मैंने वो कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन हो गई। डिसअपीयर हो गए तो मैंने क्या लिख दिया बेटा, रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन हो गई। तो कंसंट्रेशन एट विच सिम्टम डिसअपीयर, वो कंसंट्रेशन जिस पे क्या हो गया, सिम्टम हमारे पास क्या हो गए, डिसअपीयर हो गए, वो मेरे पास रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन है। वो क्या है, रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन। तो इस तरीके से मैं इसमें मिनरल की स्टडी कर रहा था। मैंने एक आइडियल सॉल्यूशन बना लिया जिसमें सारे मिनरल जितने अमाउंट में, तो मैं पता भी कर सकता हूं। देखो मान लो मैंने Na डाला 100 ग्राम, अब सिम्टम हट गया, पर पोटेशियम 50 में ही हट गया, तो मैं क्या निकाल सकता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल फाइंड आउट कर सकते हैं। मींस कि इन हाउ मच कंसंट्रेशन
इन हाउ मच कंसंट्रेशन ईच मिनरल इज रिक्वायर, ईच मिनरल इज रिक्वायर, ये पता कर सकते हैं। उसके अलावा और क्या पढ़ सकते हो हाइड्रोपोनिक से? दूसरा बेटा आप क्या कर सकते हो, आप डेफिशिएंसी सिम्टम पढ़ सकते हो कि मिनरल की कमी से कौन से सिम्टम आ रहे हैं, ये आप पढ़ सकते हो। उसके अलावा आप रोल ऑफ मिनरल पढ़ सकते हो, है ना, आप क्या पढ़ सकते हो, मिनरल का रोल पढ़ सकते हो, ठीक है। उसकी एब्जॉर्प्शन के बारे में स्टडी कर सकते हो, मिनरल कैसे एब्जॉर्ब होगा, कितना एब्जॉर्ब होगा, किस रेट से एब्जॉर्ब होगा, ये सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। एब्जॉर्प्शन की स्टडी कर सकते हो। तो आपने जब एक बार सॉल्यूशन डेवलप कर लिया ना, तो अलग अलग साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन बनाए, डिफरेंट सेटअप बनाए पढ़ने के लिए, तो मिनरल की स्टडी आसान हो गई। उसके बाद बेटा हमने बड़ा डिस्कवरी किया इस पे, है ना, और फिर क्या किया, अब क्या करते हैं हम लोग, कमर्शियली कुछ क्रॉप भी ग्रो कर पाए। तो सम क्रॉप्स कैन बी ग्रोन कमर्शियली, है ना, कमर्शियली उसको ग्रो कर सकते हैं। और कमर्शियली ग्रो कैसे कर सकते हैं ये समझना है हमें, ठीक है। ये सारी हर्बेशियस प्लांट होते हैं जिनको हम कमर्शियली ग्रो कर सकते हैं। हर्बेशियस मतलब बड़े ट्री थोड़ी लगा दूंगा मैं उसमें बीकर में, आम का पेड़ थोड़ी लगाएंगे बड़े वाला, वो नहीं लगा। कमर्शियली हम हर्बेशियस, जैसे टमाटर लगा सकते हैं, तो एग्जांपल जैसे टोमेटो लगा दो, छोटा प्लांट होता है। लेट्यूस लगा दो बेटा, लेट्यूस पत्ता गोभी जैसा होता है, ग्रीन कलर का, लेट्यूस लगा दो। कुकुम्बर लगा सकते हैं, सीडलेस कुकुम्बर आते हैं, इनको उसमें लगाते हैं बेटा, ग्रीन हाउस में, हाइड्रोपोनिक के सेटअप में, मतलब हाइड्रोपोनिक सेटअप लगाते हैं और ग्रीन हाउस में लगाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आ गई। तो ये आपका हाइड्रोपोनिक था जिसने मिनरल स्टडी में मदद की, इसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। देखें क्या था, ध्यान से देखो बेटा कैसे हुआ ये सब, इसके बारे में स्टडी करते हैं, फटाफट से देख लेते हैं। एनसीईआरटी देखो, इन 1860 जूलियस वॉन सैक, अ प्रोमिनेंट जर्मन बॉटनिस्ट, ठीक है, एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। ईयर याद करना है बेटा। देखो नेशनैलिटी पे क्या नीट में कभी क्वेश्चन आया, एक आया था बेटा, पनेट स्क्वायर के जो साइंटिस्ट थे आरसी पनेट, वो किस नेशनैलिटी के थे, शायद 2019 का क्वेश्चन है ना, तो वो आ रखा है ना। तो नेशनैलिटी अब करना चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं ब्रिटिश कौन कौन है, पनेट, आरसी पनेट, जिन्होंने पनेट स्क्वायर दिया मेंडेलियन जेनेटिक्स में। और कौन ब्रिटिश है, ये डार्विन ब्रिटिश थे, इंग्लैंड से थे। और कौन ब्रिटिश था, स्किल्डन और शिवान में देखना, शिवान जो है हमारे पास, ठीक है, वो तो सेल थ्योरी जिन्होंने दी। तो आपको कुछ कुछ नाम तो देखने पड़ेंगे, पर ठीक है उतना याद रह जाता है। डेमोन्स्ट्रेटेड दैट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट प्लांट्स कुड बी ग्रोन टू मैच्योरिटी इन अ डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल, ठीक है। तो प्लांट कुड बी ग्रोन टू मैच्योरिटी इन डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल। समझ लो ध्यान से, समझ लो ध्यान से। तो हमने ये बोला है कि प्लांट कुड बी ग्रोन टू मैच्योरिटी इन अ डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल। ऐसा हमने देखा, आप देखें ध्यान से, ऐसा हमने देखा कि मतलब बिना सॉइल के से ग्रो कर सकते हैं। दिस टेक्निक इज नोन एज हाइड्रोपोनिक, है ना, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोपोनिक, आर्टिफिशियल सॉल्यूशन में ग्रो। सिंस देन अ नंबर ऑफ इम्प्रोवरिश का मतलब होता है एक तरीके से रिच टाइप का ना। तो मेथड हैव बीन एम्प्लॉयड टू ट्राई, नए नए तरह के मेथड आए, ठीक है, टू डिटरमाइन कि कौन सा मिनरल प्लांट ग्रोथ के लिए जरूरी, ऐसा कुछ पता कर। बाय दिस मेथड हमने क्या क्या पता किया, कौन से मिनरल जरूरी है ये पता किया, देख रहे हो, हाइड्रोपोनिक्स यूज करके उनके सिम्टम्स पता कर लिए, ठीक है। दूसरा, कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल के बारे में पता कर लिया, ठीक है। और हमने एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन निकाल लिया जो जरूरी था ग्रोथ के लिए, ठीक है। इफ सॉल्यूशन वर, अगर मतलब हम उसमें मिनरल्स नहीं डालेंगे तो क्या होगा, ये भी पूछा गया, ठीक है, क्लियर। ये बेटा यहां पे आएगा, देखो यहां है ये हमारे पास मिनरल एसेंशियल फॉर प्लांट हमने निकाला। इन सब मेथड का क्या था कि हम सॉइल फ्री सॉल्यूशन में ग्रो करेंगे। एक्चुअल में क्या है, ये पहले था पेज, एक्चुअल में हमने देखो वो तो सारा समझा ही दिया आपको कि हम वो तो मतलब उसका यूज है। हमने क्या किया, सबसे पहले हाइड्रोपोनिक का एक बेसिक सेटअप आया, अलग अलग सेटअप्स आए जिनमें क्या था, मिनरल्स एसेंशियल फॉर प्लांट निकाले हमने, ठीक है। और उसको कैसे किया, देखो, आफ्टर अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इन विच रूट ऑफ प्लांट वॉर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में डाला गया था, ठीक है। और एलिमेंट मैंने कहा ना, एक जैसे सोडियम को हटा के ऐड किया और रिमूव किया,
गिवन इन वेरिड कंसंट्रेशन, मतलब एक बार ऐड करके, मतलब सोडियम हटा दिया, अलग अलग कंसंट्रेशन में देकर देखा, तब है मेरे पास। हमने क्या क्या किया, देखो ये चीज है। पहले तो हमने पता लगाया कि कौन सा कितना एसेंशियल है, सिम्टम्स पता ले, तो ये सारे यूज हैं हाइड्रोपोनिक के। तो एनसीईआरटी क्लियर बोलती है कि सबसे पहले हाइड्रोपोनिक की टेक्निक आई है, उसमें सुधार हो के डिफरेंट टेक्निक बनाई गई, और उनमें हमने क्या किया है, बेसिकली आपको यह सिखाया कि भाई कैसे कैसे हम मिनरल की स्टडी करते हैं। अब हम आगे जाएंगे और ध्यान से सुनेंगे, हम स्टडी ऑफ एसेंशियल मिनरल की बात करने वाले हैं, ठीक है। अब हमने कहा यार देखो, हमने न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन बना लिया, अब हम एसेंशियल मिनरल की स्टडी करते हैं। तो स्टडी कैसे करेंगे, एक बेसिक आइडिया समझो जो हम आपको यहां बता रहे हैं। तो हम एसेंशियल मिनरल की स्टडी करना चाह रहे हैं, ठीक है। हम सारे तो पढ़ेंगे नहीं, तो एसेंशियल मिनरल की ही स्टडी करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए एनसीईआरटी ने एक डाटा दिया, सुनो क्या कहा। एनसीईआरटी कहती है कि देखो भाई, हमारे पास सॉइल में 105 टाइप के एलिमेंट्स हो सकते हैं, जो भी हैं, या हमारे पास अर्थ क्रस्ट में 105 टाइप के एलिमेंट होते हैं। उनमें से प्लांट में अलग अलग टाइप के प्लांट, किसी कंट्री में कोई ले लो या अलग अलग जगह के प्लांट ले लो, उनमें 60 टाइप के मिनरल्स हमें मिल पाते हैं। इसका मतलब जो 60 टाइप के मिलेंगे वो आयनिक फॉर्म में होंगे। एनसीईआरटी ने पूछा है क्या वो 60 के 60 जरूरी हैं प्लांट के लिए, ऐसा पूछा एनसीईआरटी ने। तो स्टडी ऑफ मिनरल में सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, पहली स्टडी हम ये करना चाहेंगे कि क्राइटेरिया क्या है, मतलब कैसे डिसाइड करते हैं हमारे पास, हाउ टू डिसाइड एसेंशियल मिनरल। तो पहली स्टडी ये करेंगे, हाउ टू डिसाइड एसेंशियल मिनरल, कैसे पहचानेंगे एसेंशियल मिनरल कौन है। क्लियर हो गई बात, एसेंशियल मिनरल कौन है ये पहचानेंगे। तो एनसीईआरटी कहती है कि मेरे पास 105 टाइप के एलिमेंट्स हैं, उसमें से प्लांट जो है, प्लांट कैन टेक 60 एलिमेंट्स, या मुझे मिल जाते हैं, मतलब डिफरेंट प्लांट में मुझे 60 मिलते हैं। हम बात कर रहे हैं डिफरेंट प्लांट्स की। एनसीईआरटी पूछती है, और डेफिनेटली इन आयनिक फॉर्म में होंगे तभी एब्जॉर्ब भी होंगे, ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। एनसीईआरटी पूछती है, इज ऑल 60 एसेंशियल, क्या सारे 60 जरूरी हैं। जैसे उसने एग्जाम्पल दिया है कि सम मिनरल लाइक गोल्ड, सिलीनियम, एक स्ट्रॉन्शियम जो रेडियो एक्टिव है, दे ऑल्सो प्रेजेंट इन रूट, ऑल्दो एंडोडर्मिस ऊपर जाने ना दे, ऑल्सो प्रेजेंट इन रूट में मिल जाएंगे, भले ही इवन वेरी लो कंसंट्रेशन में, इवन इन वेरी लो कंसंट्रेशन। हमारे पास एनसीईआरटी कहती है कि ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं जो बहुत कम कंसंट्रेशन के मिनरल को भी पहचान लेती हैं। तो एनसीईआरटी ने पूछा है कि हम एसेंशियल मिनरल की स्टडी करना चाह रहे हैं, तो मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि मिनरल एसेंशियल है। तो उसके लिए मैंने एक डाटा बताया, 105 टाइप के मिनरल है, 60 प्लांट ले सकता है, क्या सारे जरूरी हैं। हम कहेंगे नहीं। एनसीईआरटी कहते हैं कि यार देखो, कुछ ऐसे मिनरल हैं जैसे गोल्ड हो गया, स्ट्रॉन्शियम, सिलीनियम, ये भी मेरे पास कहां मिल जाते हैं, बहुत लो कंसंट्रेशन में मिल जाते हैं। हमारे पास टेक्निक है, ऐसी टेक्निक है, टेक्निक डेवलप हो चुकी हैं विच कैन डिटेक्ट वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल। हमारे पास बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो बहुत कम कंसंट्रेशन मिनरल की क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। कितनी कम, मान लो एनसीईआरटी लिखती है 10⁻⁸ ग्राम पर ml अगर हो तब भी वो डिटेक्ट कर सकती है। पर उससे हमें पता चला यार 60 टाइप के मिनरल मिलते हैं, क्या सारे हमारे पास जरूरी हैं। हमने कहा नहीं, सारे जरूरी नहीं है। तो कोई ऐसा क्राइटेरिया हमने रखा है, तो इसीलिए एक टॉपिक हम पढ़ते हैं, क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी। मतलब हम स्टडी करने में सबसे पहले यह पढ़ते हैं कि कौन से मिनरल एसेंशियल है, इसका कोई क्राइटेरिया है। हमने कहा बिल्कुल है। देखो क्या है, ध्यान से देखो बेटा, क्राइटेरिया क्या है हमारे पास। फर्स्ट क्या होगा, देखो किसी भी मिनरल को एसेंशियल कब बोलूंगा, 3 पॉइंट दिए एनसीईआरटी ने, तीनों पॉइंट को ध्यान से समझना है। पहला उसने बोला है कि एसेंशियल मिनरल ग्रोथ और डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होना चाहिए डायरेक्टली, और
उसके बिना प्लांट अपनी लाइफ साइकिल पूरी ना कर सके। लाइफ साइकिल का मतलब होता है एक सीड से प्लांट बने, फ्लावर आए, दोबारा सीड बने, तो कोई ना कोई स्टेप उसका जरूर रुक जाए अगर वो मिनरल नहीं है। तो हम ये लिखेंगे कि असेंशियल मिनरल डायरेक्टली इन्वॉल्व इन, किसमें? डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए किसमें बेटा? डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, रिप्रोडक्शन में भी, ग्रोथ में, डेवलपमेंट में एंड रिप्रोडक्शन में, किसी ना किसी प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि प्लांट कैन नॉट कंप्लीट लाइफ साइकिल, प्लांट अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट ना कर सके विदाउट दैट मिनरल। और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या यहां पे याद रखनी है बेटा? आपने एक चीज याद रखनी है कि नॉट एबल टू सेट सीड, अपने सीड ना बना सके, मतलब लाइफ साइकिल का मतलब होता है अगली जनरेशन का सीड बनाना। दूसरा क्राइटेरिया बोला है बेटा, दूसरा क्राइटेरिया बोला है कि मिनरल, असेंशियल मिनरल स्पेसिफिक होना चाहिए। असेंशियल मिनरल का जो रोल है, मिनरल का जो रोल है शुड बी स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब यह हुआ, मेरी बात समझना ध्यान से, मैं कह रहा हूं आयरन असेंशियल है, लेकिन अगर मैग्नीशियम देने से काम चल जाए आयरन की जगह, तो फिर वो फिर असेंशियल कैसे हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि रोल ऑफ असेंशियल मिनरल कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाई अदर मिनरल। कोई दूसरा मिनरल के से इसके किसी के रोल को रिप्लेस ना कर सके। ये क्लियर है? तो हम असेंशियल मिनरल के रोल को दूसरे से रिप्लेस ना कर सके। तीसरा क्या होगा बेटा? असेंशियल मिनरल डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए किसमें? असेंशियल मिनरल डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए मेटाबॉलिज्म में, डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म, इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म, है ना? तो मेटाबॉलिज्म में डायरेक्ट इसका रोल होना चाहिए। मतलब क्या हुआ? मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होते हैं प्लांट में या सेल में, उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए। तो इन 3 क्राइटेरिया को पास करते हुए हमारे पास जो असेंशियल मिनरल आए वो 17 आए। हमारे पास टोटल कितने असेंशियल मिनरल आए? 17। एनसीईआरटी ने लिखा है लेस देन 21 असेंशियल और साथ में बेनिफिशियल को मिला के। तो हम ये लिखेंगे बेटा कि अकॉर्डिंग टू अबव क्राइटेरिया हमारे पास असेंशियल कितने आए? असेंशियल आ गए कितने? 17। असेंशियल आ गए 17। अब हम क्या करेंगे? इनको क्लासिफाई करेंगे। मेरे पास 17 आ गए, अब हम इनकी क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन किस बेस पर करेंगे? क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट। जो ये 17 आए ये कितने अमाउंट में रिक्वायर है, क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट के बेस पे क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, आप देख लो एनसीईआरटी की ये लाइंस हैं जो आपको मैंने बताई अभी, आप देख लो ध्यान से। एनसीईआरटी की लाइंस हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, एक बार साथ के साथ करते चलते हैं ताकि जल्दी जल्दी से इसको आपको एनसीईआरटी भी समझ आए। जल्दी जल्दी मतलब समझ आए यार, है ना? मोस्ट ऑफ द मिनरल प्रेजेंट इन सॉइल कैन एंटर प्लांट थ्रू रूट्स। इनफैक्ट 60 एलिमेंट्स, है ना, 60 मिल जाते हैं आउट ऑफ 105, है ना, इन डिफरेंट प्लांट में। अलग अलग प्लांट में मेरे पास 60 के आसपास मिल जाते हैं, ठीक है। सम प्लांट स्पीशीज एक्यूमुलेट सिलीनियम, कुछ में तो सिलीनियम मिल जाता है, कुछ में गोल्ड मिल जाता है, और कुछ में जो रेडियो एक्टिव, देख रहे हैं न्यूक्लियर टेस्ट साइट के आसपास मिलते हैं, तो उसमें रेडियो एक्टिव स्ट्रोंशियम मिल जाता है, ठीक है। हमारे पास ऐसी टेक्निक्स हैं जो बहुत लो कंसंट्रेशन भी डिटेक्ट कर सकती है, तो हमें पता चलता है यार 60 टाइप के मिल जाते हैं। द क्वेश्चन इज वेदर ऑल डाइवर्स मिनरल एलिमेंट प्रेजेंट इन प्लांट, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिलीनियम, जिनकी हमने बात करी है, क्या वो जरूरी है? हम कहेंगे क्या वो जरूरी है? हमने कहा कैसे डिसाइड करेंगे, है ना, किस तरीके से डिसाइड करेंगे? आपके सामने कोई ऐसी लाइन नहीं है जो हमने डिस्कस नहीं करी, आपके सामने है, ठीक है। तो क्राइटेरिया क्या है बेटा? देखो, क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी ऑफ एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। द एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग द नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। हमारे पास एलिमेंट
नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को सपोर्ट कर रहा हो। इन एब्सेंस ऑफ द एलिमेंट द प्लांट डू नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। आप देख रहे हो, बिना उसकी अपनी लाइफ साइकिल और सीड ना सेट कर सके। दूसरा, रिक्वायरमेंट ऑफ मिनरल शुड बी स्पेसिफिक, रिप्लेस ना कर सके। ऐसा नहीं है कि मान लो आयरन जरूरी था, मैग्नीशियम देने से काम चल रहा, फिर आयरन का बात का जरूरी है। आपको समझ आ रहा है? कैन नॉट मेट बाय सप्लाइंग अदर मिनरल, है ना, उसकी डेफिशिएंसी, मान लो डेफिशिएंसी ऑफ एक्स कैन नॉट बी फुलफिल्ड बाय वाई, द एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म। अब हमने क्या करना है, क्लासिफिकेशन की बात करनी है। ध्यान से सुनना बेटा, हम बात कर रहे हैं, हमने कहा 17 एसेंशियल है, तो हम लिख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट लिखते हैं, मिनरल नहीं। आपको बताऊंगा क्यों। ठीक है, हम क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट लिख रहे हैं, है ना, हम न्यूट्रिएंट को क्लासिफाई कर रहे हैं। हमने कहा 17 एसेंशियल है, उनको एक बार क्लासिफाई कर देते हैं। और बेसिस क्या रखा हमने, दो तरीके से क्लासिफाई कर रहे हैं। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ, ध्यान सुनेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव अमाउंट। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है क्वांटिटी के हिसाब से, क्वांटिटेटिव अमाउंट, है ना, क्वांटिटेटिव अमाउंट या क्वांटिटेटिव वैल्यू के हिसाब से। सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ डाइवर्स रोल, वो किस प्रकार के काम करते हैं उस हिसाब से हमने क्लासिफाई किया। तो ये दो बेसिक क्राइटेरिया, दो बेसिस हैं क्लासिफिकेशन के। तो सबसे पहले हम किसको डिस्कस करेंगे, अमाउंट बेस्ड डिस्कशन करेंगे बेटा। देखो चैप्टर इजी है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें बेटा एक टाइम के बाद ही तो आती हैं, ऐसा थोड़ी तुरंत आ जाएंगी स्टार्टिंग में, है ना, वो भी आएंगे जिसमें लॉजिक यूज कर रहे हैं। अभी तक तो हमने एक बेसिक चीजें पढ़ी हैं बहुत। तो हम क्या करेंगे, देखो हमने क्या किया बेटा, हमने इसको लिखा ऐसे, हमने लिखा ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट। हमारे पास दो प्रकार के मिनरल हैं, दो टाइप के मिनरल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट। एक होते हैं मैक्रो, देखो मैं न्यूट्रिएंट और मिनरल को मिक्स कर रहा हूं, अभी क्लियर करता हूं, ध्यान सुना। एक हम लिखेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है, और एक हम लिखने वाले हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। हम किस बेस पे कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट हमने क्या क्लासिफाई किया है, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट में क्लासिफाई कर दिया। किनको, वो जो 17 एसेंशियल बताए थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम मैक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, व्हाट इज मैक्रो न्यूट्रिएंट। यहां एक गलती आप क्या करोगे वो सुन लेना ध्यान से। देखो मेरे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या है, सबसे पहले तो एक चीज समझो, ये जो अमाउंट है प्लांट में है, सॉइल में नहीं है, ये गलती करोगे। अब सॉइल लिखा होगा उसे करेक्ट कर दोगे। ठीक है, सुनना ध्यान से। मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या होता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है इट रिक्वायर या प्रेजेंट, बेटर रहेगा प्रेजेंट लिखो, प्रेजेंट इन मोर देन, कंसंट्रेशन लिखा हुआ है, मोर देन 10 मिलीमोल, मोर देन 10 मिलीमोल पर, आप समझ रहे हैं, पर केजी ऑफ ड्राई वेट। मतलब क्या हुआ, आप समझो ध्यान से। आपके पास ये लीफ है, समझना, ये लीफ है, ये लीव्स है बेटा, इनको मैंने पानी इवेपोरेट कर लिया। जब लीफ आपने जस्ट तोड़ी है, इसे फ्रेश वेट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, फ्रेश वेट कहते हैं। अब ये सूख गई, पानी चला गया इसमें से, ये सूख सी गई, ऐसे लीफ है, सूख गई, ड्राई हो गई, तो इसमें से पानी निकल गया, इवेपोरेट हो गया, पानी हट गया मान लो। तो अब जो आता है मेरे पास उसे ड्राई वेट कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ड्राई वेट। इस ड्राई वेट में अगर 1 केजी आपका ड्राई वेट है, उसमें कंसंट्रेशन 10 मिलीमोल से ज्यादा होनी चाहिए, तब उस न्यूट्रिएंट को हम क्या बोलेंगे, मैक्रो न्यूट्रिएंट। प्लांट में कह रहे हैं ये, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, मैक्रो न्यूट्रिएंट बोलेंगे। और आप उसके नाम याद करोगे ऐसे, जैसे मैं लिखवा रहा हूं, प्लीज ऐसे ही याद करना, क्योंकि मैं इसको यूज करने वाला हूं कहीं पर। ऐसे याद करोगे, चोन PSK, ठीक है। सिलिका मैं लिखता हूं, लेकिन अब नहीं लिख रहा हूं, सिलिका बेटा नहीं लिखना आपने, सिलिका Mg लिखते थे, सिका Mg, तो कैल्शियम Mg, ठीक है, चोन PSK, कैल्शियम Mg आप याद करोगे और ऐसे ही लिखोगे जैसे मैंने लिखा है, ठीक है, 4 3 2 करके, बिल्कुल ऐसे ही।
तो ये मेरे पास क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट है। दीज आर मैक्रो। आपको नाम पता होने चाहिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये हमारे पास मैक्रो हैं। अब देखो मैक्रो न्यूट्रिएंट के क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। मैंने ऐसे लिखा है, चोन, PSK, कैल्शियम, Mg, टोटल कितने हो गए, 9 असेंशियल मैक्रो हैं। अब यहां पर सवाल आता है, सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या आता है। सबसे पहले आप समझो ध्यान से, मैं जो लिखूंगा, अब देखो मैं लिख रहा हूं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, दे आर न्यूट्रिएंट बट नॉट मिनरल। ये न्यूट्रिएंट है पर मिनरल नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। मतलब क्या हुआ, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का सोर्स सॉइल नहीं है जैसे आयन की फॉर्म में। इनका जो सोर्स है, सोर्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इज नॉट सॉइल। अब कब कुछ कहेंगे पानी तो आ रहा है सॉइल से तो आता नहीं, वो वाला सोर्स नहीं कह रहा हूं मैं, आयंस की फॉर्म में कह रहा हूं। तो नॉट सॉइल इन फॉर्म ऑफ मिनरल, इन फॉर्म ऑफ मिनरल नहीं है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं, एनसीईआरटी ने ट्रांसपोर्ट में भी बताया था, कार्बन CO2 से आती है, ऑक्सीजन भी CO2 से आती है, और हाइड्रोजन का सोर्स पानी होता है। यह आपने ध्यान रखना है। क्लियर हो गई बात? तो दे आर न्यूट्रिएंट बट नॉट मिनरल। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं बेटा। अब देखो क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा, मोस्ट अबंडेंट, अबंडेंट होता है सबसे ज्यादा, मोस्ट अबंडेंट के साथ अगर देखो 3 पॉइंट में क्वेश्चन आ सकता है। अगर लिखा हुआ है न्यूट्रिएंट इन फ्रेश वेट, फ्रेश वेट का मतलब पानी होता है। किसी भी टिश्यू में 70, 60, 80% तक पानी हो सकता है। तो अगर कभी लिखा हुआ है फ्रेश वेट, तो फ्रेश वेट का मतलब पानी इंक्लूड कर रहा है, तब आपने ऑक्सीजन लेना है, क्योंकि पानी में भी मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन का होता है। अगर आपसे पूछे मोस्ट अबंडेंट न्यूट्रिएंट इन फ्रेश वेट, तो आप लिखोगे ऑक्सीजन। क्या लिखोगे बेटा आप? ऑक्सीजन लिखोगे, है ना? क्या लिखोगे? ऑक्सीजन लिखोगे। अगर आपसे कहता है मोस्ट अबंडेंट न्यूट्रिएंट इन ड्राई वेट, ड्राई वेट में पूछता है तो न्यूट्रिएंट, तो आप लिखोगे कार्बन। आप देख रहे हो? और अगर आपसे कहता है मोस्ट अबंडेंट मिनरल, अगर वो मिनरल कहता है तो इसका मतलब इन तीनों को इंक्लूड नहीं कर रहा है, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट है, मिनरल नहीं है। बाकी के जितने भी बच गए, इन तीनों को छोड़ के बाकी के जितने बच गए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, दे आर मिनरल भी है और न्यूट्रिएंट भी। न्यूट्रिएंट तो है ही, मिनरल क्यों है? क्योंकि सॉइल से आ रहे हैं। तो मैं बोल सकता हूं ऑल मिनरल्स आर न्यूट्रिएंट बट ऑल न्यूट्रिएंट्स आर नॉट मिनरल। क्लियर होगी बात? ये देखो, मोस्ट अबंडेंट मिनरल, तो आप यहां पर नाइट्रोजन लिखोगे। ठीक है, तो मैं लिखूंगा इस बात को कि नाइट्रोजन इज बोथ मिनरल, बोथ न्यूट्रिएंट एंड मिनरल। और अगर आपको मेरी बात समझ आई है तो वो ये पॉइंट था जो मैं बोल रहा था। मैं कह रहा था कि ऑल मिनरल्स आर न्यूट्रिएंट बट ऑल न्यूट्रिएंट्स आर नॉट मिनरल। क्लियर? सही है, ये हो गया हमारे पास। क्लियर हो गई बात? तो नाइट्रोजन इज बोथ न्यूट्रिएंट एंड मिनरल। नाइट्रोजन दोनों है, न्यूट्रिएंट भी है और मिनरल भी है। बाकी कार्बन, हाइड्रोजन आपको बता दिया। तो ऑल मिनरल आर न्यूट्रिएंट बट ऑल न्यूट्रिएंट आर नॉट मिनरल। फॉर एग्जांपल ये तीनों। फ्रेश वेट बोलेगा तो पानी प्रेजेंट है। दूसरी चीज बेटा, मेरे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये इंपॉर्टेंट 4 मिनरल इंपॉर्टेंट 4 न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। 4 न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। और अगर मैं देखूं 6 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, उसके बाद फास्फोरस डीएनए में होता है, सल्फर मेरे पास प्रोटीन में होता है। इन्हें बिग 6 कहते हैं। 6 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट बोल लो इन्हें, ठीक है, बिग 6 कहते हैं। अब इसके बाद सुन लो ध्यान से, मेरे पास मैं 3 नाम लिख रहा हूं जो फर्टिलाइजर में होते हैं। NPK, तीनों मैक्रो हैं बेटा, देख रहे हो? ये प्रेजेंट होते हैं फर्टिलाइजर में।
प्रेजेंट इन मेनली फर्टिलाइजर में यही देते हैं, एनपीके। आ गया। तो हमने मैक्रो के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो इन्हीं पॉइंट्स पे आते हैं जो मैंने आपको पॉइंट डिस्कस किए। अब जरा आगे चलते हैं, माइक्रो के बारे में एक डिस्कशन ले लेते हैं। व्हाट इज माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है। हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में एक डिस्कशन ले लेते हैं, ठीक। बी हमने लिखा माइक्रो, माइक्रो 8 होने चाहिए क्योंकि मैंने मैक्रो 9 लिख लिए हैं, तो माइक्रो क्या होंगे, 8 होंगे। और आप कैसे याद करोगे, सुन लो ध्यान से। आप लिखोगे प्रेजेंट इन प्लांट कितना, प्रेजेंट सेम उसका उल्टा लिखते हैं, प्रेजेंट इन प्लांट या रिक्वायर है प्लांट में लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट। ड्राई वेट के मतलब लेस देन 10 मिलीमोल, ये कंसंट्रेशन हमने बता दी। माइक्रो न्यूट्रिएंट की ये कंसंट्रेशन हमने बता दी, ठीक है। ये कंसंट्रेशन हमने बता दी, ठीक है। क्लियर हो गई बात, ये हमने इसकी कंसंट्रेशन बता दी, ठीक। आगे सुनना बेटा ध्यान से। अब हमने यहां पर ये बोला इनके नाम ऐसे याद करोगे, फीकू नीमो बीकल। कोई अपना तरीका नहीं बनाएगा, रीजन है मैं इसको यूज करता हूं कहीं। बीकल फीकू नीमो बीकल MnZn आपके सामने है। फीकू आयरन, कॉपर, निकल, मॉलिब्डेनम, बोरोन, क्लोरीन, क्लोराइड, Mn और जिंक, है ना। ये हमारे पास क्या हो गए, माइक्रो हो गए। टोटल कितने हो गए हमारे पास, 8, ठीक है। तो मेरे पास 9 मैक्रो प्लस 8 माइक्रो। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं ये सारे मिनरल भी हैं, न्यूट्रिएंट भी है, क्योंकि मिनरल तो है ही ये और न्यूट्रिएंट भी है साथ में, उन्हीं में था मैक्रो में ऐसा। दूसरी चीज आप सुनना ध्यान से, मोस्ट अबंडेंट प्लांट में सबसे ज्यादा अबंडेंट माइक्रो कौन सा है, आप एनसीईआरटी चेक करोगे मिल जाएगा। माइक्रो इज आयरन, कौन सा होगा, Fe होगा। यहां तक समझ में आ रही है, ठीक है। तो मोस्ट अबंडेंट माइक्रो मेरे पास क्या होगा, Fe होगा। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, कुछ बेनिफिशियल, देखो माइक्रो न्यूट्रिएंट इज ऑल्सो नोन एज ट्रेस एलिमेंट, क्योंकि ये कम अमाउंट में चाहिए। ट्रेस का मतलब होता है कम, ठीक है। एनसीईआरटी ने कुछ एलिमेंट्स बताए हैं जिन्हें बेनिफिशियल एलिमेंट्स कहते हैं, जो जरूरी है प्लांट में, कुछ ना कुछ बेनिफिशियल एलिमेंट्स कहते हैं। एक्चुअल में क्या होते हैं, ये हायर प्लांट के लिए जरूरी है, लोअर प्लांट्स के मतलब एल्गी वगैरह के लिए नहीं जरूरी है, हायर प्लांट्स के लिए। तो दे आर असेंशियल फॉर हायर प्लांट, इसलिए इनको बेनिफिशियल लिख दिया है, असेंशियल फॉर हायर प्लांट्स, ठीक है। उनमें एक मेरे पास सिलिकॉन है जो ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता अगर हायर में चाहिए, दिस इज सिलिकॉन, ठीक है। दिस इज सिलिकॉन। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, ये तो सिलिकॉन हो गया, ठीक हो गई बात। तो सिलिकॉन के अलावा मेरे पास और भी हैं, जैसे मैं लिखूंगा कोबाल्ट, है ना, हमने वहां कॉपर लिखा है, कोबाल्ट हो गया, ठीक है। सोडियम हो गया, और कुछ प्लांट्स में सिलीनियम चाहिए होता है, ठीक है। क्लियर, सही है। तो इन्हें हमने क्या नाम दे दिया, बेनिफिशियल एलिमेंट नाम दे दिया। बेनिफिशियल एलिमेंट चाहिए होते हैं लेकिन हाइयर प्लांट्स में, ठीक है। तो एनसीईआरटी की अगर आप समरी की चौथी लाइन पढ़ोगे, देखो समरी भी हमें पढ़नी होती है बेटा, कुछ कुछ चैप्टर में अगर सारे में ही पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा। मैं आपको कुछ एक एग्जांपल ही बता देता हूं। अगर आप इसकी समरी की 4th लाइन पढ़ोगे तो उसमें क्लियरली मेंशन है समरी में कि लेस देन 21 बेनिफिशियल प्लस असेंशियल लिखा हुआ है। तो 21 कैसे कर दिया उसने, 17 ये जोड़ा है, दिस इज 17 प्लस 4 ये जोड़ दिया है ना। इसमें ये मैक्रो होता है, ज्यादा अमाउंट में चाहिए, और ये तीनों माइक्रो हैं, ठीक है। ये तीनों क्या है बेटा, माइक्रो, है ना, मैक्रो और माइक्रो, ठीक है। ये कम अमाउंट में चाहिए और ज्यादा में चाहिए, ठीक है। और लिखने का तरीका फीकू नीमो बीकल MnZn। मैक्रो को कैसे याद करोगे, चोन PSK कैल्शियम Mg, सही है, ये याद करना है। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, मैक्रो और माइक्रो, ये अमाउंट के बेस पर हो गया, ठीक है। अब देखो हम लोग देख सकते हैं बेटा, बिल्कुल इसमें देखो ये हमारे पास है, हमने क्राइटेरिया क्या रखा है आप देख लो, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव बेस्ड अपॉन द अबव क्राइटेरिया। हमारे पास कुछ ही असेंशियल होते हैं, है ना। कौन सा क्राइटेरिया, जो हमने 3 क्राइटेरिया पढ़े थे उसके हिसाब से कुछ ही एसेंशियल है। दीज एलिमेंट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू बेस्ड ऑन देयर क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब अमाउंट वाइज रिक्वायरमेंट, मैक्रो और माइक्रो, ठीक है।
नाउ व्हाट इज मैक्रो? आर जनरली प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यू इन लार्ज अमाउंट। ठीक है, कितना? 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर से ज्यादा, ड्राई वेट से ज्यादा। ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट इंक्लूड कार्बन, हाइड्रोजन, 9 लिखे हैं, है ना, याद करना है। चोन, पीएसके, कैल्शियम, एमजी, ऐसे याद करना है। ऑफ दिस कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आर कैसे मिलते हैं ये, इसलिए क्या है, बाकी सब मिनरल है ना। तो इसका मतलब ये जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, दे आर न्यूट्रिएंट नॉट मिनरल। दिमाग रखना, यहां से क्वेश्चन आ जाएगा डायरेक्ट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या बेटा, ये देखो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और ट्रेस एलिमेंट क्या है, कम अमाउंट में चाहिए, कितना? लेस देन इतना। दीज इंक्लूड आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, मॉलिब्डेनम, ये। ठीक है, इन एडिशन टू 17 एसेंशियल, मेरे पास 4 और लिखे हैं, सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट और सिलीनियम। इन्हें हम क्या बोलते हैं? बेनिफिशियल एलिमेंट्स। बेनिफिशियल, देखो इनको ट्रेस और माइक्रो बोलते हैं, ये बेनिफिशियल है। ये किसके लिए चाहिए बेटा? रिक्वायर फॉर हाइयर प्लांट्स, है ना, उनको हाइयर प्लांट्स को चाहिए। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, हमने बेटा क्लासिफिकेशन करी थी 2 बेस पे। ठीक है, एक क्वांटिटेटिव, है ना, क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट लिख देते हैं, अमाउंट की जगह रिक्वायरमेंट लिख देते हैं, क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट। दूसरा हमने क्या लिखा? ऑन द बेसिस ऑफ डाइवर्स रोल। रोल और रिक्वायरमेंट के बेस में हमने क्लासिफिकेशन बनाई थी। चलिए आगे जाते हैं। और एक डाइवर्स रोल, बेटा देखो हम जो अभी रोल पढ़ रहे हैं, हमने क्या किया है, सारे मिनरल्स के रोल को 4 मेजर कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। तो मिनरल्स के हमारे पास बड़े डाइवर्स रोल हैं। तो जो मिनरल्स के रोल हैं, मिनरल या न्यूट्रिएंट के रोल हैं, उनको 4 मेजर कैटेगरी, मिनरल या मैं न्यूट्रिएंट भी लिख रहा हूं, अभी तो इंटरचेंज करके लिख रहे हैं पर अलग अलग बात है दोनों। 4 मेजर कैटेगरी में रखा है, 4 मेन कैटेगरी में इन्हें रखा है। पहली कैटेगरी क्या है? पहली कैटेगरी क्या है बेटा, हमारे पास क्या है? मैनी न्यूट्रिएंट, मैनी न्यूट्रिएंट आर पार्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल। किसका पार्ट है? बायोमोलिक्यूल का। कौन से बायोमोलिक्यूल? जैसे अगर आप देखते हो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये मैक्सिमम देखो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो सब में ही मिलता है, नाइट्रोजन न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन में मिलता है। तो दे आर पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, है ना, पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आप देख रहे हैं, प्रोटीन, इन सब का, न्यूक्लिक एसिड। और ये क्या बनाते हैं बेटा? न्यूक्लिक एसिड, है ना, ये सब। तो दे आर पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, क्योंकि ये सब स्ट्रक्चर बनाते हैं ना सेल का। तो सबसे पहला रोल क्या है? मिनरल और या न्यूट्रिएंट स्ट्रक्चरल पार्ट बनाते हैं। कैसे? क्योंकि ये चीजें बनाते हैं। दे आर पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। ये किसका पार्ट है? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का। सेकंड, यहां तक समझ में आ गई? फर्स्ट ये बता दी। दूसरा क्या होगा बेटा? दूसरा रोल देखो, पहली कैटेगरी का रोल है कि ये स्ट्रक्चर का पार्ट बना दिया। दूसरा है बहुत सारे मिनरल्स या बहुत सारे हम बोल सकते हैं न्यूट्रिएंट या मिनरल बोल देते हैं, मैनी आर एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम। ये हम किस में पढ़ेंगे बेटा? बायोमोलिक्यूल के लास्ट पेज पर भी पढ़ेंगे। एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम का मतलब एक्ट एज अ कोफैक्टर, एक्ट एज एक्टिवेटर हम लिख रहे हैं, यहां तो एक्टिवेटर लिख रहे हैं, वैसे कोफैक्टर होता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, 2 एक नाम भी दे रखे हैं। एग्जाम्पल देखो जो आपको आने चाहिए। सबसे पहले आपको याद करना है रुबिस्को। ये वो पार्ट है जो क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रुबिस्को एंड पेप्केज, इसमें मैग्नीशियम आएगा। मैं आपको एक चीज बताता हूं बेटा, इस साल केमिस्ट्री में क्वेश्चन था कि एल्कलाइन अर्थ मेटल जो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, मैग्नीशियम है वो, है ना। ठीक है, उसके बाद मैंने लिख दिया पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, ये रेस्पिरेशन में यूज होता है, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। उसमें भी मेरे पास क्या आता है? मैग्नीशियम आता है। ये रेस्पिरेशन का एंजाइम है सेकंड वाला। ये दोनों फोटोसिंथेसिस में चाहिए, रुबिस्को और पेप्केज। उसके बाद मैंने लिख दिया बेटा नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज में Fe चाहिए एंड मॉलिब्डेनम चाहिए, है ना। नाइट्रोजिनेज किसके लिए चाहिए होता है? नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के लिए। और एक बेटा आयरन जो है वो कैटालेज के लिए चाहिए। देखो जिंक चाहिए होता है, जिंक
चाहिए होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को, इथेनॉल बनाने वाला एंजाइम है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। आपने एक और एंजाइम पढ़ा है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, उसको भी जिंक चाहिए। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का एक्टिवेटर जिंक है, आप समझ पा रहे हैं। और कैटेलेज करके एक एंजाइम है जो पेरोक्सीसोम में होता है, उसका एक्टिवेटर क्या है, Fe है। तो ये एक्टिवेटर याद करने होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है इससे, बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे का ऐसे एनसीईआरटी से आ जाता है। ये सब एनसीईआरटी में गिवन है, कुछ यहां दे रखे हैं, कुछ बायोमोलिक्यूल के लास्ट पेज में। तो आपको अपना दिमाग खुला रखना है बेटा, दोनों जगह से आ सकता है ना, कहीं का कहीं मिक्स भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तीसरा रोल बेटा जो हम लिखेंगे, मैनी न्यूट्रिएंट या मैनी आर पार्ट ऑफ एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड, एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जो एनर्जी बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास क्लोरोफिल एनर्जी बनाते हैं और या ट्रैप करते हैं। क्लोरोफिल ट्रैप करता है सनलाइट को, ट्रैप करता है सनलाइट, वेवलेंथ ट्रैप करता है। तो उसमें मेरे पास क्या प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है मेरे पास, मैग्नीशियम प्रेजेंट है। तो हम यहां पर बिल्कुल क्लियर हैं कि क्लोरोफिल ट्रैप करता है सनलाइट, उसमें हमारे पास मैग्नीशियम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, मैग्नीशियम प्रेजेंट है। उसके बाद हमने क्या लिखा, ध्यान दो इस बात को, क्लोरोफिल लिख लिया, ट्रैप सनलाइट। उसके बाद हमने क्या लिखा है बेटा, क्लोरोफिल के बाद हमने लिखा है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस एटीपी का पार्ट होता है ना, पार्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो एक तरीके से एनर्जी रिलेटेड जो भी चीजें, जैसे मैग्नीशियम जो होता है बेटा क्लोरोफिल में होता है सेंटर में। अगर आप कभी स्ट्रक्चर देखने को मिले आपको, तो मैग्नीशियम ऐसे सेंटर में होता है और 4 नाइट्रोजन जुड़ी होती हैं, और 4 नाइट्रोजन के साथ ऐसे कार्बन का ये रिंग बनता है। सिमिलर रिंग आपके हीम में होता है, हीम जो आपने सुना है ना, उसी तरीके का रिंग होता है, लेकिन यहां पर मैग्नीशियम की जगह आयरन होता है सेंटर में। ये ऐसे एक रिंग बन जाती है पूरी, है ना। तो यहां सेंटर में मैग्नीशियम, ये रिंग नहीं याद करनी, जस्ट समझा रहा हूं, ये फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ेंगे। तो मेरे पास ये मैग्नीशियम सेंटर में है, तो मेरे पास क्या होता है बेटा, आयरन आ जाता है। अगर मैं हीम की बात करता हूं, जो हेमोग्लोबिन का हीम है, स्ट्रक्चर ऐसा ही बनता है, ठीक है। यहां पर एक एडिशनल चेन होती है क्लोरोफिल में, लेकिन यहां पर हीम का स्ट्रक्चर में मैग्नीशियम की जगह आयरन होता है, बाकी नाइट्रोजन ऐसे ही होगा। क्लियर होगी, उसे हीम कहते हैं, ठीक है। तो मेरे पास हम ये कह रहे हैं मैनी आर पार्ट ऑफ एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड। फोर्थ हम क्या लिखेंगे, फोर्थ, थर्ड तो ये हो गया। फोर्थ हम ये लिखेंगे कि भाई ये बहुत सारे एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड। फोर्थ क्या होता है बेटा, बहुत सारे मिनरल, पर मेनली हम पोटेशियम की बात करते हैं। हम लिखते हैं ऑस्मोटिक बैलेंस। तो मैनी मिनरल, देखो ध्यान से, मैनी मिनरल मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस, मेंटेन करता है ऑस्मोटिक बैलेंस को, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है। बहुत सारा ऐसा मिनरल है जो आपका ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है। कहीं ना कहीं ऑस्मोटिक बैलेंस मतलब सॉल्यूट पोटेंशियल अफेक्ट करता है। जैसे एग्जांपल में है आपके पास पोटेशियम, एग्जांपल में पोटेशियम के, जो आपने अभी पढ़ा था, है ना, के ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में काम कर रहा है। यहां तक समझ में आ रही है। तो हमने बेटा ये पढ़ लिया, ये चीज पढ़ ली कि मिनरल्स के रोल को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। तो हमने टॉपिक कैसे स्टार्ट किया, हमने बोला प्लांट में इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन है। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन के बाद हमने बात की हाइड्रोपोनिक टेक्निक, मिनरल को पढ़ने के लिए सॉइल में नहीं पढ़ सकते। फिर हमने कहा क्या सारे मिनरल जरूरी, हमने कहा नहीं, सारे जरूरी नहीं है, कुछ क्राइटेरिया होता है। 17 ऐसे हैं जो वो क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, उनको हमने अमाउंट के हिसाब से बांट लिया 2 पार्ट में, मैक्रो और माइक्रो। फिर हमने रोल की कैटेगरीज बना दी, 4 मेजर कैटेगरीज बना दी कि मिनरल्स ऐसे वाले रोल कर रहे होते हैं। कुछ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, कुछ एंजाइम के एक्टिवेटर हैं, कुछ मेरे पास एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड बनाते हैं, कुछ ऑस्मोटिक बैलेंस करते हैं। तो मेनली एनसीईआरटी ने 4 बनाई है, 5-6 कैटेगरी बना सकते थे, ठीक है, 4 बनाई है। फिर हम इंडिविजुअल रोल भी डिस्कस करेंगे। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे क्रिटिकल कंसंट्रेशन कहते हैं। उसको हमें समझना है। क्रिटिकल कंसंट्रेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। जरा एक बार देख लेते हैं बेटा, जो रोल दे रखे हैं आपके पास एनसीईआरटी में।
इनको फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम क्रिटिकल कंसंट्रेशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखेंगे ध्यान से। देखो, असेंशियल मिनरल कैन ऑल्सो ग्रुप इनटू 4 कैटेगरी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डाइवर्स फंक्शन। डाइवर्स मतलब अलग अलग टाइप के फंक्शन। सबसे पहले असेंशियल एलिमेंट्स एज कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल, है ना, बायोमोलिक्यूल का पार्ट है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड वगैरह ये सब। तो इसके एग्जांपल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, है ना। हमने कहा था ये 4 तो इंपॉर्टेंट है ही। देखो, ये 3 तो कार्बोहाइड्रेट में मिलते हैं, अगर चौथा ऐड कर लूंगा तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन भी आ जाएगा। ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट दैट आर कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड, जैसे कि मैग्नीशियम क्लोरोफिल में और फास्फोरस एटीपी में, एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड। फिर हमने बात किया एक्टिवेट और इनहिबिट, है ना, एंजाइम के एक्टिवेटर इनहिबिटर। हमने तो एक्टिवेटर लिखा है, नॉर्मली को एंजाइम की बात करते हैं, जैसे Mg+2 इज अ एक्टिवेटर, एक्चुअल में को फैक्टर लिखते हैं इधर, ऑफ रुबिस्को। रुबिस्को फोटोसिंथेसिस में यूज होता है ना, डार्क रिएक्शन में, रुबिस्को की शॉर्ट फॉर्म है ये। या पैपकेस, है ना, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, पैपकेस को कहते हैं। बोथ ऑफ विच आर क्रिटिकल एंजाइम फॉर फोटोसिंथेसिस। जिंक किस में चाहिए? फर्मेंटेशन में, एक्टिवेटर ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, फर्मेंटेशन के लिए चाहिए। एमओ आयरन के साथ नाइट्रोजिनेज में चाहिए। क्लियर? और भी आप नाम दे सकते हो, मोर बिल्कुल कर सकते हैं, वहां से उठा लो। एफई, है ना, हमने बताया आपको। जिंक अभी यहां पे बता दिया इसने, एफई उठा लो, है ना। एमओ को हमने लिख ही लिया है। ठीक है, सम एलिमेंट्स कैन अल्टर, अल्टर मतलब चेंज कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं, ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ सेल। पोटेशियम प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। पोटेशियम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में। ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में पोटेशियम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट रोल दे रखे हैं, जैसे मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग, मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। बेटा ईटीएस देखो, आपको कभी ईटीएस पूछे तो ईटीएस में कौन से मिनरल आते हैं? कॉपर आता है, सल्फर आता है, आयरन आता है। ईटीएस कहां होती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्लोरोफिल में, है ना, सॉरी क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया। बफरिंग एक्शन की तरह काम करते हैं, एंजाइम की तरह। को लिखा ना यहां पर, देखो को एंजाइम वर्ड ऐसे करके लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है, सही है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम क्रिटिकल कंसंट्रेशन कहते हैं, इसको समझते हैं। ठीक है, लॉजिकल टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या होता है। ठीक है, एक दो ग्राफ की भी जरूरत पड़ेगी इसको समझने के लिए। देखो हम क्या पढ़ेंगे, हम ये समझते हैं, ध्यान सुनेंगे, हम ये समझते हैं कि मिनरल की एक मिनिमम अमाउंट मुझे चाहिए होता है। समझना ध्यान से, क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या होता है, ध्यान से समझेंगे इसे। हम ये कहते हैं कि मान लो मिनरल का मैंने एक्स अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है, मैं उस अमाउंट को घटा रहा हूं, ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन एक ऐसा अमाउंट जिससे अगर मैं बिलो दूं और बिलो देने से प्लांट में डेफिशिएंसी सिम्टम आए, उसे हम क्रिटिकल कंसंट्रेशन कहते हैं। क्रिटिकल कंसंट्रेशन वो कंसंट्रेशन होती है बिलो विच ग्रोथ प्लांट की कम हो जाती है। एक ग्राफ से दिखाऊंगा, आपको बहुत आसानी से समझ आएगा। मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं, ध्यान से देखना मैं क्या बना रहा हूं। ठीक है, देखना ध्यान से। मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया ऐसे, ठीक है, मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया इस तरीके से, ध्यान से देखना बेटा। इस एक्सिस पे मैंने क्या लिखा है? कंसंट्रेशन लिखी है। कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल लिख लो या एलिमेंट लिख लो, जो आपको समझ आए। न्यूट्रिएंट, मिनरल, अभी तो आपको डिफरेंस बता ही दिया मैंने। और यहां पर मैंने क्या लिखी है? ग्रोथ लिखी है। यहां पे मैंने क्या लिखी है? ग्रोथ लिखी है। अब जरा ग्राफ को समझने की कोशिश करना। मैं यहां से इस ग्राफ को ऐसे बना रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना बेटा। मैं इस ग्राफ को इस तरीके से दिखा रहा हूं, ऐसे दिखा रहा हूं, ठीक है। पहले देखना ध्यान से, देखो ध्यान से बेटा, मैंने कैसे बनाया इस ग्राफ को, ध्यान से देखो। देखो इधर मैंने क्या किया, देखना मैंने क्या किया, ये ग्राफ ऐसे बनाया, ऐसा कुछ बनाया, ठीक है। अब जरा मैं इस पॉइंट को लिख रहा हूं। इस पॉइंट को अगर मैं इस पे मिलाऊं, ये यहां पे मैं ए लिख दूं, ये जो अमाउंट है,
समझ रहे हो, ए पॉइंट जो है, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं, आप समझना ध्यान से, यहां ग्रोथ सैचुरेट हो गई, उसके बाद ग्रोथ कांस्टेंट, आप देखो ध्यान से, मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं, ग्रोथ बढ़ रही है, एक पॉइंट है जहां ग्रोथ कांस्टेंट हो गई ऐसे। आप देख रहे हो यहां क्या लिखा है मैंने, यहां लिखा है कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल, यहां लिखा है मैंने ग्रोथ। मैंने क्या किया, जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूं ग्रोथ बढ़ रही है, एक पॉइंट के बाद ये कांस्टेंट हो गई। ये जो पॉइंट ए है यहां पर जो है ये चीज, यहां पर ग्रोथ मैक्सिमम है। तो आप समझो ध्यान से, इस पॉइंट के बिलो अगर मान लो मैं कंसंट्रेशन यहां लाता हूं तो ग्रोथ डिक्रीज हो जाएगी। आप समझ रहे हो मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं ग्रोथ इज मैक्सिमम एट कंसंट्रेशन ए कंसंट्रेशन पे ग्रोथ मैक्सिमम है। मान लो मैं यहां पर कंसंट्रेशन को सी लिख देता हूं, चलो अच्छा लगेगा मुझे लिखते हुए, ठीक है, ये पॉइंट ए लिख दो, ठीक है, क्लियर। अब सुनना ध्यान से, कंसंट्रेशन सी लिख देते हैं। तो मैंने बोला कंसंट्रेशन सी पर ग्रोथ मैक्सिमम है। अब मुझे एक चीज बताओ, बिलो कंसंट्रेशन सी ग्रोथ डिक्रीज करेगी कि नहीं, बताओ, सोच के बताओ, खुद से सोचो। अगर मैं सी से, इस सी से कम ले जाऊंगा तो ग्रोथ कम हो जाएगी, ऐसे इधर आएगा, उल्टा आएगा ऐसे। तो मैंने कहा अगर मैं इस सी से कम कर दूं, कंसंट्रेशन घटा दूं, तो ग्रोथ डिक्रीज होगी, ठीक है। तो मैं यहां पर एक पॉइंट लिख रहा हूं, समझना इस बात को, मैं पॉइंट क्या लिख रहा हूं इसको समझना। तो मैंने बोला कि बिलो कंसंट्रेशन सी मेरे पास ग्रोथ डिक्रीज हो जाएगी। अगर मैं वापसी दिखाता हूं तो हम इस चीज को लिख रहे हैं, ग्रोथ इज मैक्सिमम एट कंसंट्रेशन सी, बिलो हमारे पास बिलो पॉइंट सी ग्रोथ डिक्रीज हो जाएगी, ग्रोथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, एंड क्या आएंगे, डेफिशिएंसी सिम्टम आएंगे, क्या आएंगे, डेफिशिएंसी सिम्टम आएंगे। आप समझ रहे हो, ग्रोथ कम होने का क्या मतलब है, सिम्टम आना। तो हमने बोला कि मैक्सिमम ग्रोथ यहां है, जब इससे कम होगा तो ग्रोथ कम हो जाएगी और क्या आ जाएंगे, डेफिशिएंसी सिम्टम आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी मिनरल की वो कंसंट्रेशन जिसके बिलो डेफिशिएंसी सिम्टम आए या मिनरल डेफिशिएंट हो जाए, उसे क्रिटिकल कंसंट्रेशन कहते हैं। तो क्रिटिकल कंसंट्रेशन की डेफिनेशन क्या बनी, क्रिटिकल कंसंट्रेशन वो कंसंट्रेशन हुई, क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या हो गई बेटा, सुन लो ध्यान से, क्रिटिकल कंसंट्रेशन इट इज कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल या एलिमेंट, कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल या एलिमेंट बिलो विच डेफिशिएंसी सिम्टम अराइज। डेफिशिएंसी क्या आएगा, सिम्टम आएगा अराइज, और मिनरल गेट डेफिशिएंट, मिनरल क्या हो जाएगा, डेफिशिएंट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्रिटिकल कंसंट्रेशन समझो। क्रिटिकल कंसंट्रेशन वो कंसंट्रेशन है, देखो कंसंट्रेशन तो इस एक्सिस पर आएगा ना, तो क्रिटिकल कंसंट्रेशन वो कंसंट्रेशन है जिससे कम होगा तो प्लांट में डेफिशिएंसी सिम्टम आएंगे या मिनरल को हम डेफिशिएंट कहेंगे। ये वाली बात समझ में आ गई, क्रिटिकल कंसंट्रेशन। क्रिटिकल कंसंट्रेशन समझ आना बहुत जरूरी है, ठीक है, तभी आगे का समझ आएगा, क्लियर है। तो क्रिटिकल कंसंट्रेशन वो कंसंट्रेशन होती है जिसके बिलो हमारे पास क्या होता है, डेफिशिएंसी सिम्टम आते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, ध्यान से सुनेंगे, अब इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं ऐसा ही एक और ग्राफ बनाऊं, ध्यान से देखें, मैं ऐसा ही एक और ग्राफ बनाऊं आपके लिए, इस चीज को बहुत ध्यान से देखना बेटा, एक ऐसा एक और ग्राफ बनाऊं आपके लिए, कलर चेंज हो गया कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ रहा है उससे भी। यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, यहां लिख रहे हैं कंसंट्रेशन और यहां लिख रहे हैं ग्रोथ। हमने क्या किया, ये ग्राफ ऐसे बनाया, ठीक, क्लियर, ठीक है। देखो कैसे बनाया, ये ग्राफ ऐसे बनाया, फिर इसको मैं ऐसे ले जा रहा हूं और फिर इसको डिक्रीज भी कर रहा हूं। देखो डिक्रीज क्यों कर रहे हैं, इस पॉइंट को, ये जो हमने लिखा ध्यान देना, इस पॉइंट को हमने क्या बोला है, दिस पॉइंट इज क्रिटिकल कंसंट्रेशन, है ना, जिसके बिलो हमारे पास ग्रोथ डिक्रीज करती है। आ रहा समझ क्या पढ़ाया था बेटा, अभी जस्ट बताया, ये क्रिटिकल कंसंट्रेशन है, ये पॉइंट,
दिस पॉइंट इज क्रिटिकल कंसंट्रेशन। ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अब क्या हो रहा है, हम कंसंट्रेशन फर्दर इंक्रीज कर रहे हैं। दिस वाज ए पॉइंट, तो पॉइंट ए क्रिटिकल कंसंट्रेशन है। इतनी बात समझ में आने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूं। नाउ इंक्रीज फर्दर। अब एक कंसंट्रेशन आएगी जिसके बाद ग्रोथ डिक्रीज होती दिख रही है तुम्हें, ये ग्रोथ डिक्रीज होती दिख रही है। ठीक है, ग्रोथ डिक्रीज होती दिख रही है। और कितनी डिक्रीज हो जाए, ये डिक्रीज हो रही है, देख रहे हो डिक्रीज हो रही है, तो इसे टॉक्सिसिटी कहते हैं। मान लो ये पॉइंट बी लिख देता हूं, तो मैं लिखता हूं बियॉन्ड बी। बियॉन्ड बी, बियॉन्ड बी मतलब कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूं। बियॉन्ड बी हमारे पास मिनरल या एलिमेंट, मिनरल बिकम टॉक्सिक। कोई चीज टॉक्सिक होती है उससे क्या मतलब होता है, टॉक्सिसिटी का मतलब होता है मींस ग्रोथ डिक्रीज बाय 10% ऑफ ड्राई वेट। जो प्लांट के ड्राई वेट का 10% तक कम कर दे तब उसे टॉक्सिक बोलेंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि मिनरल आप और बढ़ाए चले जाओ, मिनरल और बढ़ाए चले जाओ, ये टॉक्सिक हो गया। टॉक्सिक का मतलब इसने ग्रोथ कम कर दी। इसका मतलब प्लांट को इस ए से बी के बीच में मिनरल चाहिए। दिस इज नोन एज ऑप्टिमम रेंज। आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, ए से कम डेफिशिएंसी होगा। तो मैं बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं बेटा, ऑप्टिमम रेंज क्या होती है, किसी भी मिनरल की ऑप्टिमम रेंज क्या होती है, ये सुनो ध्यान से। ऑप्टिमम रेंज होती है क्रिटिकल कंसंट्रेशन से ज्यादा टॉक्सिसिटी के बीच में, मतलब टॉक्सिसिटी जिसके बाद ग्रोथ कम हो रही है। तो हम ये लिखते हैं व्हाट इज ऑप्टिमम रेंज। ऑप्टिमम रेंज का क्या मतलब है, ऑप्टिमम रेंज का मतलब हुआ कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल जिस पे ग्रोथ इज मैक्सिमम, ग्रोथ इज मैक्सिमम, जिस पे ग्रोथ मैक्सिमम है। इट इज बिटवीन, किसके बीच में है, किसके बीच में बेटा, बिटवीन क्रिटिकल कंसंट्रेशन। ये सोचने वाली बात है, दिमाग लगाओ इसमें। इट इज बिटवीन क्रिटिकल कंसंट्रेशन एंड टॉक्सिसिटी, इसके बीच में आएगा, क्रिटिकल कंसंट्रेशन और टॉक्सिसिटी के बीच में आएगा। तो दिस इज क्रिटिकल कंसंट्रेशन और ये टॉक्सिसिटी, इसके बीच में जो आ रहा है उसे ऑप्टिमम रेंज कह रहे हैं। आ रही है समझ, इसे क्या बोल रहे हैं, ऑप्टिमम रेंज कह रहे हैं। तो पॉइंट ए मेरे पास क्रिटिकल कंसंट्रेशन है। नाउ इंक्रीज फर्दर, अगर मैं और बढ़ाऊंगा तो पॉइंट ए क्रिटिकल कंसंट्रेशन, नाउ इंक्रीज फर्दर कंसंट्रेशन बियॉन्ड सम लिमिट, मिनरल गेट टॉक्सिक, मिनरल क्या हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा। तो मैंने क्या लिखा, बियॉन्ड बी मिनरल बिकम टॉक्सिक। टॉक्सिसिटी मींस कि ग्रोथ 10% तक कम हो जाए, और क्रिटिकल और टॉक्सिसिटी के बीच को ऑप्टिमम रेंज कहते हैं। ऑप्टिमम रेंज समझ आ गया, क्रिटिकल। तो डेफिशिएंसी सिम्टम कब आएगा बताओ भाई, व्हाट इज डेफिशिएंसी सिम्टम, कब आएंगे डेफिशिएंसी सिम्टम, बिलो क्रिटिकल कंसंट्रेशन। इसको भी डिस्कस करना है मुझे अभी डिटेल में। और टॉक्सिसिटी कब आएगी, टॉक्सिसिटी कब आएगी भाई, डेफिशिएंसी सिम्टम तो बता दिया, टॉक्सिसिटी कब आएगी, मैं कहूंगा बियॉन्ड ऑप्टिमम रेंज। जहां ऑप्टिमम रेंज खत्म हो जाएगी तब वहां से मेरे पास टॉक्सिसिटी स्टार्ट हो जाएगी, या रिवर्स भी बोल सकते हैं। तो टॉक्सिसिटी और क्रिटिकल कंसंट्रेशन के बीच के अमाउंट को हम ऑप्टिमम रेंज कहते हैं। इतनी बात अगर आपको समझ आ गई तो क्या आप अब दो ग्राफ देखकर कंपेयर करके मुझे कुछ बातें बता पाएंगे, या मेरी कुछ ऑब्जर्वेशन है उसको समझ के देखो जरा। अगर मेरी दो कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं आपके लिए, आप देखो क्या आपको कैसी लग रही है देखने में वो ऑब्जर्वेशंस। मैं एक ग्राफ ये बना रहा हूं, ठीक है, और एक ग्राफ ये बना रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा।
यहां पर मैं कंसंट्रेशन लिख रहा हूं और यहां ग्रोथ लिख रहा हूं, यहां पर भी ग्रोथ लिख रहा हूं, आप देख पा रहे हो ग्रोथ, और यहां मैं लिख रहा हूं कंसंट्रेशन। ठीक है, अब जरा देखना मैंने क्या किया, इस ग्राफ को यहां तक लाया, यहां तक लाया, ऐसे ले गया, इस ग्राफ को यहां तक लाया, यहां तक लाया, फिर ये ले गया। अब आपको फर्क क्या समझ आएगा, सुनो ध्यान से। ये ग्राफ माइक्रो का है, किसका है, माइक्रो न्यूट्रिएंट का है। माइक्रो न्यूट्रिएंट की क्रिटिकल कंसंट्रेशन कम है, देखो ये वैल्यू कम है। ये ग्राफ किसका है, मैक्रो का है। तो आप देख सकते हो मैक्रो की ये रेंज ज्यादा है, आप देख पा रहे हो ये रेंज ज्यादा है। ठीक है, क्लियर। अब देखो दूसरी चीज, इसका ये ऑप्टिमम रेंज भी तो छोटा है, और देख रहे हो ये बहुत कम कंसंट्रेशन में, देखो ये ऑप्टिमम रेंज यहां पे लेंगे इसकी, ये ऑप्टिमम रेंज कितनी छोटी है इसकी, माइक्रो की। तो अगर आप मेरी कुछ बातें में ये मैं इसको बना लूं, फिर आप देखो मैं क्या कह रहा हूं, इसकी ये ऑप्टिमम रेंज देखो। तो मैं आपको यहां कुछ ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं, सुन लो ध्यान से। देखो ये ऐसे क्वेश्चन हम ग्राफ की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मैं अगर आपको एक स्टेटमेंट बोलूं, दोनों की ऊंचाई देखो, इसमें हाइट सेम है ना, ये वाली, दिस हाइट इज सेम। तो सबसे पहली स्टेटमेंट जो आपको आनी चाहिए, ये आनी चाहिए, बोथ मैक्रो एंड माइक्रो, मैक्रो एंड माइक्रो इक्वली इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए। कई बार हमारे दिमाग में आता है मैक्रो ज्यादा, नहीं, काम दोनों का, मतलब रोल की बात हो रही है, काम दोनों का बराबर, ग्रोथ में दोनों का रोल बराबर है, अमाउंट वाइज अलग है, वो इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ। बच्चे इसको गलत कराते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ। मैं इस हाइट से बात कर रहा हूं, जो ये ग्रोथ की हाइट है, दोनों की सेम देखो। दूसरा क्या है, क्रिटिकल कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ माइक्रो इज लो, ठीक है, देन मैक्रो। ठीक है, माइक्रो की कम होती है क्रिटिकल कंसंट्रेशन, किसके कंपैरिजन में, मैक्रो। आप देख लो ये कम है माइक्रो की। दूसरा हम ये लिखेंगे ऑप्टिमम रेंज ऑफ किसकी, माइक्रो, रेंज देखो स्मॉलर, छोटी है। अच्छा मैं एक चीज बताता हूं, देखो एनसीईआरटी ने क्या बोला है, एनसीईआरटी कहता है कि माइक्रो और मैक्रो दोनों डेफिशिएंट हो सकते हैं, पर अगर आप ध्यान से देखो सॉइल में, क्योंकि माइक्रो की कंसंट्रेशन बहुत कम चाहिए मुझे, मैक्रो ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है प्लांट को, तो मैक्रो की जो ये कंसंट्रेशन है ये वाली ज्यादा है ना। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि जल्दी से डेफिशिएंट तो दोनों हो सकते हैं। एनसीईआरटी ने क्लियर बोला है कि सिंस ऑप्टिमम, मैं आ रहा हूं उस बात पे, सिंस ऑप्टिमम रेंज ऑफ माइक्रो इज स्मॉल फ्लक्चुएशन, थोड़ी सी फ्लक्चुएशन होते ही इट गेट डेफिशिएंट, या तो ये डेफिशिएंट हो जाता है और टॉक्सिक हो जाता है। आप अगर ध्यान से देखो फर्टिलाइजर में आप क्या यूज करते हो, एनपीके। एक्चुअल में क्या होता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं सॉइल में कम पड़ जाते हैं, क्योंकि प्लांट को ज्यादा अमाउंट में चाहिए, तो मैक्रो कम पड़ जाते हैं। फर्टिलाइजर में हम जनरली मैक्रो देते हैं, माइक्रो कभी भी फार्मर को नहीं देते। आप क्या होता है, कभी किसी एरिया में क्रॉप उगाते हैं तो सॉइल टेस्ट होता है, सॉइल टेस्ट से पता चल जाता है कौन सा मिनरल कम ज्यादा है। फार्मर को नॉर्मली फर्टिलाइजर की फॉर्म में हम मैक्रो देते हैं, क्योंकि अगर मैक्रो की रेंज बड़ी है, थोड़ा बहुत वो एक्स्ट्रा डाल भी देगा तो उतना फर्क नहीं आएगा। माइक्रो की रेंज छोटी है, अगर मैं माइक्रो दे दूं फार्मर को, अगर मैं फार्मर को माइक्रो दे दूं तो वो डालकर एक्स्ट्रा अमाउंट में तो फेंक देते हैं ऐसे ही कई बार, तो वो क्या कर देंगे, टॉक्सिक कर देंगे आसानी से। इसीलिए क्या होता है, फर्टिलाइजर में फार्मर को अवेलेबल कराते हैं मैक्रो। देखो एनसीईआरटी क्लियरली बोलती है माइक्रो और मैक्रो दोनों डेफिशिएंट हो सकते हैं, पर ज्यादा चांस किसके हैं, मैक्रो के डेफिशिएंट होने के। दूसरी बात, माइक्रो आसानी से टॉक्सिक हो सकता है क्योंकि रेंज बहुत छोटी है। आप देख रहे हो ऑप्टिमम रेंज बहुत छोटी है,
और माइक्रो और मैक्रो दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ वाली हाइट दोनों की बराबर है, तो दोनों बराबर इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल कंसंट्रेशन माइक्रो की कम है, मैक्रो की ज्यादा है, रेंज माइक्रो की छोटी है, आसानी से टॉक्सिसिटी आ जाती है। ये चीज समझ में आ रही है? ये पॉइंट्स हैं बेटा जो मुझे डिस्कस करने हैं आपसे, और बहुत जरूरी बात है जो हम यहां पर अब डिस्कस करेंगे कि डेफिशिएंसी सिम्टम से कैसे रिलेट है क्रिटिकल कंसंट्रेशन। हमने ये ग्राफ पढ़ा, ध्यान दो बेटा, हमने ये ग्राफ पढ़ा इस तरीके से, हमने ये ऐसा ग्राफ बनाया और हमने क्या पॉइंट बोला, सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना, मैं डेफिशिएंसी सिम्टम से रिलेट करने जा रहा हूं इसे। हमने इस तरीके से बना लिया, ठीक है, इस तरीके से इसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। यहां मैंने कंसंट्रेशन लिखी और यहां मैंने ग्रोथ लिख दी। मैंने ये बोला कि मिनरल अगर क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कम हो जाएगा, ठीक है, तो वो क्या होगा बेटा, वो डेफिशिएंट हो जाएगा। तो एनी मिनरल ठीक है, जो क्या होगा, बिलो क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या होगा, इज डेफिशिएंट। सॉइल में वो क्या कहलाएगा, डेफिशिएंट कहलाएगा। एंड सुने ध्यान से, एंड प्लांट क्या शो करता है, डेफिशिएंसी सिम्टम। प्लांट शो करता है क्या, डेफिशिएंसी सिम्टम शो करता है। कुछ मैं इंपॉर्टेंट डिस्कशन बता रहा हूं सिम्टम्स को लेके, ध्यान से सुनना इस बात को। डेफिशिएंसी सिम्टम शो करता है, और अगर सिम्टम, ध्यान से सुनो बेटा, अगर हमारे पास डेफिशिएंसी ज्यादा टाइम के लिए रह जाए, डेफिशिएंसी फॉर लॉन्गर पीरियड रह जाए, काफी समय के लिए रह जाए, तो फिर प्लांट की डेथ हो जाती है। फिर प्लांट की क्या होगी, डेथ अकर, प्लांट की क्या होगी, हमारे पास डेथ हो जाएगी। आपको समझ आ रहा है? तो हम यहां पर बिल्कुल क्लियर कह रहे हैं कि एनी मिनरल बिलो क्रिटिकल कंसंट्रेशन, एनी मिनरल बिलो क्रिटिकल कंसंट्रेशन हमारे पास क्या होगा, इज डेफिशिएंट, एंड प्लांट शो डेफिशिएंसी सिम्टम। प्लांट क्या शो करेगा, डेफिशिएंसी सिम्टम शो करेगा। अगला पॉइंट, डेफिशिएंसी सिम्टम अगर ज्यादा टाइम के लिए हो तो डेथ हो जाएगी। अब मैं जरा आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, ध्यान से देखना। ये चीजें ऑब्जर्वेशन है मेरी, और या मतलब एनसीईआरटी की, तो जिसको हम डिस्कस करेंगे और बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं। ये मैंने प्लांट बना दिया, ठीक है, ये मैंने इसकी रूट है, मैंने यहां पर लिख दिया सोडियम, मैंने यहां पोटेशियम लिख दिया, यहां मैग्नीशियम लिख दिया। अब मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, सुन लो ध्यान से। देखो हमारे पास क्या होता है, हम डेफिशिएंसी सिम्टम को कैसे रिलेट करते हैं, क्या क्या पॉइंट ध्यान रखते हैं, सुनो। पहले सबसे पहले क्या होगा, प्लांट के अंदर अलग अलग मिनरल से सेम टाइम के सिम्टम भी आ सकते हैं। मान लो येलोइंग ऑफ लीफ कई मिनरल की वजह से आ रहा है, तो पहला ऑब्जर्वेशन समझना ध्यान से, डेफिशिएंसी सिम्टम को लेके पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, प्लांट के अंदर अलग अलग टाइप के मिनरल की सेम सिम्टम हो सकते हैं कमी के। दूसरा पॉइंट, एक मिनरल के एक से ज्यादा सिम्टम हो सकते हैं, अलग अलग मिनरल के एक जैसे सिम्टम आ सकते हैं, एक मिनरल के बहुत सारे सिम्टम हो सकते हैं। आप समझ रहे हो? और हर मिनरल की क्रिटिकल कंसंट्रेशन अलग अलग हो सकती है। तो जब मैं कहता हूं कि क्रिटिकल कंसंट्रेशन से डेफिशिएंसी कैसे रिलेट करोगे, अगर कोई मिनरल क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कम हो जाएगा तो उसे डेफिशिएंट कहते हैं। हर मिनरल की अपनी अलग क्रिटिकल कंसंट्रेशन होती है। यह बात समझ में आ रही है? तो हम इस चीज को इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो हम ये लिख सकते हैं बेटा, हम ये लिख सकते हैं, एक चीज समझे ध्यान से आप, हम ये लिख सकते हैं यहां पर जो हमने लिखा, यहां पर देखो क्या लिखा, हमने लिखा है कि डेफिशिएंसी सिम्टम डिपेंड ऑन टाइप ऑफ मिनरल। मतलब क्या हुआ, हमारे पास क्या होता है बेटा, एवरी मिनरल कैन शो डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्टम, अलग टाइप के सिम्टम शो कर सकता है। पहला पॉइंट समझ में आ गया? बहुत सही, ठीक है। उसका मतलब क्या होगा, दूसरा पॉइंट ये है डिफरेंट मिनरल कैन हैव डिफरेंट
क्रिटिकल कंसंट्रेशन। और 2 पॉइंट में अब लिख रहा हूं, वो ध्यान से सुनो। वो ये है बेटा कि मेरे पास 2 डिफरेंट मिनरल के मिलते जुलते सिम्टम हो सकते हैं। मिनरल कैन हैव सिमिलर या सेम सिम्टम, सिमिलर डेफिशिएंसी सिम्टम। ये वाली बात समझ में आ रही है? क्लियर? एंड वन मिनरल कैन शो मैनी सिम्टम्स। एक मिनरल कई सिम्टम शो कर सकता है। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एनसीईआरटी डिस्कस करती है आपसे, और हमने यहां पर डेफिशिएंसी सिम्टम को लेकर डिस्कस करना है कि सिम्टम इस बात पे भी डिपेंड करते हैं कि मिनरल मोबाइल है कि नहीं, है ना। मिनरल क्या है, मोबाइल है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात कर रहा हूं तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स में कुछ सिम्टम है जैसे कि क्लोरोसिस। क्लोरोसिस क्या होता है बेटा? लॉस ऑफ क्लोरोफिल होता है। आप समझ लो ध्यान से, लॉस ऑफ क्लोरोफिल होता है ड्यू टू विच येलोविंग ऑफ लीफ होती है। आप समझ रहे हैं? लीफ क्या हो जाती है? येलो हो जाती है। इसे हम कहते हैं क्लोरोसिस। ऐसे ही मेरे पास अगर ग्रोथ डिक्रीज होती है उसे स्टंटेड ग्रोथ कहते हैं। अगर किसी प्लांट की ग्रोथ डिक्रीज हो तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? स्टंटेड ग्रोथ कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्टंटेड ग्रोथ कहते हैं। तो हम इस चीज को बोल रहे हैं कि लॉस ऑफ क्लोरोफिल को हमने क्या बोल दिया? क्लोरोसिस बोल दिया, है ना। येलोविंग ऑफ लीफ आ गया, ठीक है। लॉस ऑफ क्लोरोफिल को क्लोरोसिस कहते हैं। नेक्रोसिस होता है डेथ ऑफ टिश्यू। नेक्रोसिस क्या होता है बेटा? डेथ हो जाती है टिश्यू की। किसी टिश्यू की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, ठीक है। कुछ सिम्टम्स ऐसे आते हैं, प्री मैच्योर लीफ एंड बड फॉल। लीफ और बड प्री मैच्योर गिर जाए। तो मैंने ये कुछ आपको सिम्टम्स बता दिए, आप समझ रहे हो ध्यान से? कुछ सिम्टम्स बता दिए मैंने आपको। ये समझाया कि अगर क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन है तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स आएंगे। डेफिशिएंसी सिम्टम एक मिनरल के एक से ज्यादा आ सकते हैं, 2-3 मिनरल के सिमिलर सिम्टम्स आ सकते हैं। इस बात को हम प्रूव करते हैं कुछ एग्जांपल से। देखो कैसे। एनसीईआरटी ने क्या किया है, क्लोरोसिस के लिए 8 मिनरल दिए हैं। क्लोरोसिस के लिए टोटल 8 न्यूट्रिएंट या 8 एलिमेंट्स दिए हैं। मैं लिख देता हूं, 8 एलिमेंट्स दे रखे हैं। और आप 8 के 8 कैसे याद करोगे ये समझना है मुझे। तो आपको कैसे याद करना है, मैंने आपको मैक्रो और माइक्रो लिखने का तरीका बताया था। मैंने कहा था ऐसे लिखना ताकि उसको कुछ यूज करेंगे। फिर मैंने कहा था माइक्रो ऐसे लिखोगे। देखो एनसीईआरटी ने जो 8 मिनरल दिए हैं, मैंने कहा ना कि भाई क्लोरोसिस कैन बी अकर ड्यू टू मैनी मिनरल, एक से ज्यादा मिनरल की। तो देखो कैसे करना है, आपने ऐसे लिखकर एक ट्राइंगल बना देना है यहां पर। तो इसका मतलब नाइट्रोजन हमारे पास, सल्फर, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ठीक। फिर आयरन 2 छोड़ो, ये लगाओ, फिर 2 छोड़ो, आखिरी के दोनों। तो इसका मतलब एक, ये 2, फिर ये दोनों छोड़ के आखिरी के दोनों। तो आयरन आप देख रहे हैं, फिर मॉलिब्डिनम, फिर मेरे पास Mn और फिर Zn। ये तरीका है आपको क्लोरोसिस याद करने का, ठीक है। क्लियर? एनसीईआरटी में करके जाना पड़ेगा। दूसरा है मेरे पास नेक्रोसिस। नेक्रोसिस है डेथ ऑफ टिश्यू। टिश्यू की क्या होना? डेथ होना, ठीक है। उसके लिए एनसीईआरटी ने दिया कूका MgK। कूका MgK, है ना, ऐसे याद करना है, कूका MgK। देखो क्योंकि मैं बोल रहा हूं ना एक से ज्यादा मतलब मिनरल के नेक्रोसिस सिम्टम हो सकता है। फिर मेरे पास है इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, मतलब सेल डिवीजन को स्लो करना। इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, यहां पर आपने याद करना है मॉन्स्क। मॉन्स्क बेटा, मॉन्स्क। और फिर हमने फोर्थ लिखा है डिले इन फ्लावरिंग। डिले इन फ्लावरिंग, और डिले इन फ्लावरिंग में हम क्या लिखेंगे? मॉन्स। ये है, क्लियर है? ये है। तो हमारे पास क्या है? दिस इज क्लोरोसिस, नेक्रोसिस इज कूका MgK, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन इज मॉन्स्क, और डिले इन फ्लावरिंग इज मॉन्स, MONS।
तो ये मैंने आपको सिम्टम्स बताए जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, हमें यही याद करने हैं, एक्स्ट्रा नहीं करने बेटा। और हम बोल भी रहे हैं कि कुछ ऐसे सिम्टम्स आपको दिखाए, तो मैंने इसलिए कहा था ऐसे याद करना मैक्रो और माइक्रो, ताकि आप सिम्टम याद कर सको, नहीं तो गलत हो जाएगा। और एनसीईआरटी इस बात को बिल्कुल कहती है, आप अगर ध्यान से सुनो, एनसीईआरटी कहती है कि डेफिशिएंसी सिम्टम्स किस बात पे डिपेंड करते हैं, पहला मिनरल कैसा है, ठीक है, क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कम होना चाहिए, मिनरल मोबाइल है इमोबाइल है, इस बात पे भी डिपेंड करता है ना, मोबाइल और इमोबाइल पे। और ये चीज हम बोल रहे हैं कि दो डिफरेंट के मिनरल के एक जैसे सिम्टम हो सकते हैं, हमने एग्जांपल दिखाया आपको, और वन मिनरल कैन शो मैनी सिम्टम, ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा मोबाइल और इमोबाइल क्या होता है, देखो एक चीज को समझना ध्यान से, मेरे पास यहां पे देखना जरा, ये देखो, ये मेरे पास मान लो यंग लीफ है, दिस इज यंग लीफ, और ये मेरे पास ओल्ड लीफ है, ओल्ड लीफ है। सबसे पहले आपको ये याद करना है कि सिंक क्या होता है, यंग होता है कि ओल्ड होता है। तो मिनरल मुझे कहां चाहिए, मिनरल मेनली मुझे कहां चाहिए बेटा, मेनली रिक्वायर इन यंग लीफ, यंग लीफ, ठीक है। मोबाइल मिनरल कहां जा सकता है, कैन मूव फ्रॉम ओल्ड लीफ टू यंग लीफ। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, यंग लीफ से ओल्ड से यंग में जा सकता है, मेरी बात सुनो ध्यान से। देखो मान लो सॉइल से मिनरल यंग लीफ में नहीं आया, मान लो सॉइल से कोई एक्स मिनरल यंग लीफ में नहीं आया, तो अगर वो ओल्ड से यंग में आ जाएगा तो सिम्टम ओल्ड में आएगा। समझ आया मैंने क्या बोला, मिनरल किसको चाहिए, यंग को चाहिए। तो हम ये कहते हैं केस वन, देखो हम ये लिखते हैं कि सिम्टम ऑफ मोबाइल मिनरल, मोबाइल मतलब जो मूव कर सकता है, जिसमें मेरे पास हमने अगर उसके एग्जाम्पल लिखे थे तो हमने लिखा था नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इनकी बात की थी। वो किस में आता है, कम इन ओल्ड लीफ। क्यों आएगा ओल्ड लीफ में, क्योंकि मिनरल रिक्वायर किस में है, मिनरल रिक्वायर इन यंग लीफ, इफ नॉट मूव फ्रॉम, आप समझे ध्यान से। तो सिम्टम ऑफ मोबाइल मिनरल हमारे पास कहां है, किस में आएगा, कम इन ओल्ड लीफ। मिनरल रिक्वायर किस में है मुझे, यंग लीफ में, इफ नॉट मूव फ्रॉम, समझना ध्यान से, इफ नॉट मूव फ्रॉम कहां से कहां, आप समझो इस बात को, मिनरल रिक्वायर इन यंग लीफ, इफ नॉट मूव फ्रॉम। आप देखो बेटा मुझे मिनरल किस में चाहिए, देखो इस चीज को समझो, अगर नीचे से मिनरल यहां नहीं आया तो ओल्ड का यहां आ जाएगा, सिम्टम इसमें आएगा। तो कम इन ओल्ड लीफ में सिम्टम आता है, मिनरल रिक्वायर इन यंग लीफ इफ नॉट कम फ्रॉम रूट, अगर वो रूट से नहीं आया, इट मूव फ्रॉम ओल्ड टू यंग, मतलब जो ओल्ड लीव्स है उस पे यंग में चला जाएगा, इसलिए सिम्टम ओल्ड में आ रहा है। और सिम्टम ऑफ इमोबाइल मिनरल किस में आएगा, आप देख लो, यंग में आएगा, यंग लीफ में आएगा। क्यों आया, सुनो ध्यान से, मिनरल तो यंग को ही चाहिए था, मिनरल यंग को चाहिए ना, नीचे से आया नहीं, ओल्ड से भी नहीं आया। जैसे कि एग्जांपल कैल्शियम और सल्फर जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का पार्ट होते हैं, किसका पार्ट है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का। तो आपको यह बात समझ आनी चाहिए कि मेरे पास मिनरल अगर मैंने कहां से मूव कर दिया, आप देखो इस बात को, मैंने उसको नीचे से यहां पे नहीं लाया और ओल्ड से यंग में भी नहीं आया, तो सिम्टम उसका यंग लीफ में आएगा। तो इमोबाइल का आता है यंग लीफ में, मोबाइल का किस में आता है, ओल्ड में, क्योंकि ओल्ड का यंग में चला जाता है। आ रहा समझिए, ओल्ड का मिनरल यंग में चला गया, चाहिए यंग को, मिनरल सिर्फ यंग को चाहिए, ओल्ड को तो होता है सारा। तो अगर यंग पे नीचे से नहीं आया रूट से, क्योंकि डेफिशिएंट है, बिलो क्रिटिकल कंसंट्रेशन, तो सिम्टम किस में आएगा बेटा, सिम्टम आएगा मेरे पास किस में, ओल्ड लीफ में। क्लियर हो गई बात, ठीक है, क्लियर है। तो अब हमने यहां पर यह सीख लिया कि अगर मुझे सुनना ध्यान से, अगर मुझे
डेफिशिएंसी सिम्टम से मिनरल रिलेट करना है तो मुझे सारे पढ़ने पड़ेंगे। किसी एक, जैसे क्लोरोसिस से नहीं कह सकता कि वो इस पर्टिकुलर, मुझे सारे सिम्टम रिलेट करोगे तभी पता चलेगा, क्योंकि एक सिम्टम एक से ज्यादा मिनरल की वजह से होता है। तो हम यही कर सकते हैं, टू रिलेट डेफिशिएंसी विद मिनरल। अगर मुझे मिनरल से डेफिशिएंसी रिलेट करनी है तो वो मैं कैसे करूंगा? इट इज डन बाय स्टडिंग, मुझे सारे मिनरल पढ़ने पड़ेंगे, स्टडिंग ऑल मिनरल, मुझे सारे मिनरल पढ़ने पड़ेंगे, नहीं तो मैं उसको नहीं, सॉरी, टू स्टडी ऑल मतलब सिम्टम्स, मैं सारे सिम्टम पढ़ूंगा। मतलब मेरे पास मान लो Cl माइनस है, इसकी वजह से ये X, Y, Z, A ये सिम्टम्स हैं, मुझे सारे रिलेट करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होता है कि ड्यू टू, हम देख रहे हो, ड्यू टू Cl माइनस डेफिशिएंसी मेरे पास क्या है, मान लो ये सिम्टम्स है मेरे पास X, Y, Z, A, तो मुझे ऑल सिम्टम्स नीड टू स्टडी, मुझे सारे देखने पड़ेंगे, तभी मैं कह सकता हूं कि Cl की डेफिशिएंसी हुई है। एक के कहने से नहीं बोल सकता, ठीक है, एक के कहने से मैं क्या नहीं बोल सकता। क्लियर है? अब देखो, अब हम यहां पे लिख रहे हैं टॉक्सिसिटी को मतलब समझेंगे, पर उससे पहले एक बार एनसीईआरटी देखते हैं। एनसीईआरटी क्या कहती है आपकी? देखो एनसीईआरटी में क्या है बेटा, हमें पहले रोल पढ़ा दिए, उसके बाद तो मैंने ये वाला पार्ट पहले पढ़ा दिया आपको। देखो क्या कह रहा है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी कह रहा है वेन एवर, जब भी सप्लाई, ठीक है, वेन एवर सप्लाई ऑफ एन एसेंशियल मिनरल बिकम लिमिटेड, जब भी एसेंशियल मिनरल की क्या सप्लाई लिमिटेड होगी, आप समझे ध्यान से, प्लांट ग्रोथ कम हो जाती है। प्लांट ग्रोथ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और द कंसंट्रेशन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट बिलो, जिसके बिलो ग्रोथ कम हो उसे क्या बोलते हैं? क्रिटिकल कंसंट्रेशन। वही बोला था ना, ग्रोथ कम हो जाए क्रिटिकल, और एलिमेंट इज सेड टू बी डेफिशिएंट, उससे कम में मैं क्या बोलूंगा? डेफिशिएंट बोलूंगा। सिंस ईच एलिमेंट का अपना कुछ पर्टिकुलर रोल है, तो इन एब्सेंस ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट कुछ पर्टिकुलर चेंज आएंगे मॉर्फोलॉजी, मतलब हर एलिमेंट का अपना रोल है, तो सिम्टम भी उसी के हिसाब से आएगा, ठीक है, उसी के हिसाब से। क्या देख रहे हो, कह रहे हो कि हर एलिमेंट अपने कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंज लाएगा, दीज मॉर्फोलॉजिकल चेंज आर, उसी से हम रिलेट करते हैं इस मिनरल की डेफिशिएंसी है। द डेफिशिएंसी सिम्टम वेरी करती है, आप देख रहे हो, ये डिपेंड करता है एलिमेंट टू एलिमेंट में, एंड दे क्या होगा? डिसअपियर होगा जब न्यूट्रिएंट दे दो। मान लो क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कम है, आप दे दो, खत्म हो जाएगी डेफिशिएंसी, ठीक है, क्लियर? हाँ, इट में इवेंचुअली, देख रहे हो, अगर डिप्राइवेशन कंटिन्यू, अगर कमी बनी रहे, हमने कहा था ना डेथ हो जाती है अगर डेफिशिएंसी बनी रहती है। द पार्ट ऑफ प्लांट दैट शो डेफिशिएंसी सिम्टम ऑल्सो डिपेंड ऑन द मोबिलिटी पे भी डिपेंड करता है ना, किस पार्ट में, जिस पार्ट में डेफिशिएंसी है वहां पर मोबिलिटी पे भी डिपेंड करता है, मिनरल मोबाइल है कि इमोबाइल है, ठीक है। फॉर एलिमेंट दैट आर एक्टिवली मोबाइल होगा तो डेफिशिएंसी किस में आती है? फर्स्ट टेंड टू अपीयर इन ओल्डर टिश्यूज में। फॉर एग्जाम्पल डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ नाइट्रोजन, ये मोबाइल हैं सारे। इन ओल्डर लीफ बायोमोलिक्यूल्स कंटेनिंग दीज एलिमेंट टूटेंगे और यंग लीफ को प्रोवाइड कर देंगे। अगर मिनरल मोबाइल है तो नीचे से अगर नहीं आएगा तो ओल्ड वाले टूट के कुछ बायोमोलिक्यूल उसको दे देंगे, यंग को, ठीक है। उसके बाद डेफिशिएंसी सिम्टम टेंड टू अपीयर फर्स्ट इन यंग टिश्यू अगर वो इमोबाइल है और ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, जैसे कि कैल्शियम वगैरह, है ना, ठीक है, जिसमें से टूटकर चीजें आसानी से रिलीज नहीं होती। मिडल लैमेला का पार्ट होता है कैल्शियम, और सल्फर ईटीएस में होता है। दिस एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंस है इसकी। दूसरा, काइंड ऑफ डेफिशिएंसी सिम्टम सोन इन प्लांट इंक्लूड कौन कौन से? क्लोरोसिस, देख रहे हो, नेक्रोसिस, ये सारा देखो, ये नेक्रोसिस, प्री मैच्योर फॉल ऑफ लीफ, ये सारा। क्लोरोसिस क्या होता है? क्लोरोफिल का लॉस होना जिससे येलोइंग ऑफ लीफ होती है, ठीक है। दिस सिम्टम इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ एलिमेंट। देख रहे हो, ये लिखे 8, मैंने आपको बताया कैसे याद करना है। नेक्रोसिस बताया कूका एमजी के, ये रहा कूका एमजी के। मॉन्स्क बताया है इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, और बाकी मॉन्स बताया, ठीक है, जो डिले इन फ्लावरिंग कर रहा है, ठीक है,
क्लियर। और ये चीज बिल्कुल आपको समझ आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली। इफ यू कैन सी दैट डेफिशिएंसी ऑफ एनी एलिमेंट कैन मल्टीपल सिम्टम, बहुत सारे सिम्टम दे पा रहा है, एक एलिमेंट के कई सिम्टम है, एंड द सेम सिम्टम कैन बी कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, है ना, और सेम सिम्टम भी कई एलिमेंट, देखो एक एलिमेंट के कई सिम्टम है और सेम सिम्टम कई एलिमेंट से हो रहा है, ये चीज समझ पा रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ वन हैज टू स्टडी ऑल सिम्टम, सारे सिम्टम पढ़ने पड़ेंगे तभी आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, एक स्टैंडर्ड टेबल होती है जिसमें ये सिम्टम्स लिखे हुए हैं, सिम्टम्स मैं स्टडी करता हूं प्लांट में, तब मैं पता लगा लेता हूं। देखो ये लिख रहा है, एक स्टैंडर्ड टेबल मिलती है, फार्मर्स के पास हो सकती है, ठीक है, जो बड़े लेवल पे एग्रीकल्चर करते हैं वहां हो सकती है, वो टेबल से सिम्टम स्टडी करते हैं, पता चल जाता है ये मिनरल डेफिशिएंट है और उसको ऐड किया जा सकता है, पर मुझे सारे पढ़ने पड़ेंगे, कोई एक नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, क्लियर। तो टॉक्सिसिटी नेक्स्ट टाइम करते हैं और उसके बाद हम पढ़ेंगे रोल, नेक्स्ट क्लास में रोल पढ़ेंगे और मिनरल का एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे और नाइट्रोजन साइकिल को समझेंगे, ठीक है बेटा, क्लियर है ना, इतना समझ आया आपको अच्छे से। प्लीज एनसीईआरटी पढ़ना, ये क्रिटिकल कंसंट्रेशन वाला चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे अच्छे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं मैं मुश्किल क्वेश्चन बना सकता हूं क्रिटिकल कंसंट्रेशन वाले टॉपिक से, है ना, ये चीज समझ आ रही है, क्लियर। और ये फिर डेफिशिएंसी सिम्टम प्रॉपर याद करके जाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बेटा, प्रॉपरली पढ़ो इसे और अच्छे से चीजों को रिवाइज करो, ठीक है बेटा, थैंक यू।